अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सबके सब जो हैं बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज हम 9th क्लास की एक्सरसाइज 6.5 जो है उसे मुकम्मल तौर पर सॉल्व कर हो। तो दोबारा से स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 जो है लिखा हुआ नज़र आ रहा है, इसको पढ़ें। तो इसमें क्या बोला जा रहा है, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ एक्स वाई एंड जेड। आपने क्या करना है, एक्स वाई और जेड की वैल्यू मालूम करनी है। कहाँ से? फ्रॉम द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल्स। दर झैल जितनी भी राइट एंगल ट्राइंगल दी गई हैं, तो बेसिकली 4 राइट एंगल ट्राइंगल दी गई हैं आप लोगों को। इन चारों के अंदर से एक्स वाई और जी की वैल्यू आप मालूम कर दीजिए। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा इसमें क्या कहा जा रहा है। हम ऐसा करते हैं, पार्ट नंबर 1 लिखते हैं और इसे सॉल्व करने के दौरान ही सब चीज़ों को समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। तो बेसिकली इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर एक्स और जेड की वैल्यू हमने मालूम करनी है, क्योंकि एक्स वाई जी की वैल्यू मालूम करने को कहा गया था। तो वाई की वैल्यू तो पहले से इस क्वेश्चन के अंदर मौजूद है। तो चलिए एक्स और जेड की वैल्यू मालूम करते हैं। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो हम इधर लिखेंगे सोल्यूशन लिखने के बाद जो चीज़ें दी गई हैं वो इधर लिख लेते हैं। एक तो हमें एंगल दिया गया है, एंगल ए जो कि 30 डिग्री का है। तो मेजरमेंट एंगल ए यहाँ पर हम लिख लेते हैं 30 डिग्री। इसके बाद हमें वाई साइड दी गई है जो कि कितनी है, 4 सेंटीमीटर, वो लिख लिया। इसके बाद एक्स साइड और जेड साइड जो है हमने मालूम करना है। तो ये क्वेश्चन के अंदर जो चीज़ दी गई थी और जो मालूम करनी है वो मैंने यहाँ पर लिख ली। अब मालूम कैसे करेंगे, सवाल ये पैदा होता है। ठीक है, तो देखिए मालूम करने का तरीका आसान सा है। यहाँ पर आपको एक एंगल दे दिया गया है और एक साइड दे दी गई है। तो जब भी एंगल और साइड आपको दे दिया गया हो तो आप कॉस साइन टेन की मदद से इजीली बाकी साइड्स को मालूम कर सकते हैं। कैसे मालूम कर सकते हैं, तो देखिए आपने क्या सीखा था। आपने सीखा था सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर टर्न परमानेंटली ब्लैक। ठीक है, तो ये 3 लाइनें आपने सीखी थी। तो अब देखिए ये जो 30 डिग्री का एंगल है इसको आप साइन के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉस के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं और टेन के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा कि किसके साथ इस्तेमाल कर रहे हैं। तो फ़र्क किससे पड़ेगा, फ़र्क इससे पड़ेगा कि आप साइड्स देखेंगे। जैसे कि अब हमारे पास एंगल तो है, साथ में एक नीचे वाली साइड है। तो अब यहाँ पर सबसे पहले इन तीनों का इस्तेमाल तो तभी कर सकेंगे ना जब आपको पता होगा बेस कौन सी है, हाइपोटेनस कौन सी है, परपेंडिकुलर कौन सी है। तो देखिए एंगल क्योंकि एक यही दिया गया है इसी का इस्तेमाल हम कर रहे हैं। तो इसके सामने जो एंगल दिया गया होता है इसके सामने वाली साइड जो है वो कौन सी होती है, परपेंडिकुलर। आप जहन में रख के भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और लिख लोगे तो पेंसिल से मिटा दीजिएगा या इस तरह से छोटा सा लिखा भी रहने दो, जैसे इधर पी लिख दिया करें। ठीक है, 90 के सामने वाला हमेशा 90 डिग्री हाइपोटेनस होता है तो इधर एच लिख लें छोटा सा। ठीक है, इससे भी आपको अंदाज़ा हो सकता है। तो ये हमारे पास हाइपोटेनस हो गया और जो बच गई साइड ये हमारे पास जो है वो बेस हो गई। ठीक है, अब आप देखिए हमें इन तीनों में लाइनों में से कोई से ऐसे ढूंढने हैं जिसमें या तो परपेंडिकुलर, जैसे कि एक तो हमारे पास जो साइड गिवन है ना, एक तो ये इस्तेमाल होगी। ये इस वक्त क्या है, ये इस वक्त बेस है। तो एक बेस हो और परपेंडिकुलर की वैल्यू मालूम करनी है तो एक परपेंडिकुलर हो। तो अगर इन तीनों में देखें तो बेस बी से शुरू होता है तो बेस इधर है। ठीक है, और परपेंडिकुलर इसमें नहीं है तो ये तो इस्तेमाल नहीं कर सकते। इधर तो बेस भी नहीं, ये भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इसकी मदद से हम इजीली एक्स की वैल्यू मालूम कर सकते हैं, क्योंकि इसमें परपेंडिकुलर की वैल्यू भी लिखनी पड़ेगी और बेस की वैल्यू भी लिखनी पड़ेगी। जैसे कि मैं अभी आपको लिख के दिखाता हूँ तो आपको ये समझ में आएगी। थोड़ा आप मुझे वक्त दीजिए। जैसे कि आप यहाँ पर लिखेंगे नाव लिखने के बाद देखिए 10 से मालूम कर रहे हैं तो 10 किसके इक्वल होता है, 10 बराबर होता है टेन थीटा बराबर किसके है, पी से परपेंडिकुलर। आप ये बेशक लिख लीजिए, टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर के। तो परपेंडिकुलर को शॉर्ट फॉर्म में पी ई आर, पी और फिर ऐसे फुल स्टॉप डाल दिया जाता है। परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बी से क्या होगा, बेस। तो टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस के। ठीक है, अब थीटा जो है यहाँ पे कितना दिया गया है फिगर के अंदर, अगर आप देखेंगे तो 30 डिग्री। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे लिख सकता हूँ टेन थीटा की जगह 30 डिग्री। परपेंडिकुलर की वैल्यू कौन सी है, ये अब हम यानी कि x वैल्यू है, इस साइड को परपेंडिकुलर कहा जा रहा है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर की जगह x आ गया और बेस जो है हमारे पास इस फिगर में कौन सी है, ये वाली साइड। तो इसको y के नाम से रिप्रेजेंट किया जा रहा है तो यहाँ पे आप y लिख लीजिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा, कोई ख़ास चेंजिंग है नहीं। परपेंडिकुलर की जगह परपेंडिकुलर की साइड का नाम लिख लिया, बेस की जगह बेस की साइड का नाम लिख लिया। एंगल 30 था तो
30 लिख लिया। अब देखिए आप लोगों को पिछली एक्सरसाइज में ये चीज़ें मालूम करनी आ गई कि tan 30 जो है किसके इक्वल होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन मालूम करने के लिए आपको टेबल बनाना सिखाया था मैंने, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये टेबल जो है आप बना लीजिएगा जल्दी सी, क्योंकि इस टेबल के अंदर जो है तमाम वैल्यूज़ मौजूद हैं साइन, कॉस और tan की। तो इसका इस्तेमाल करके हम ईज़िली मालूम कर सकते हैं। जैसे कि अभी हमारे पास जो है यहाँ पे tan 30 है, tan 30 की वैल्यू इस फिगर में हम देखें तो ये रहा हमारे पास 10 और ये रही 30 की लाइन जो कि अब नज़र आ रही होगी। तो 30 की लाइन ये है, तो 10 के सामने ये वाली वैल्यू है, तो 1 डिवाइड बाय √3 जो है 10 इसके इक्वल होगा tan 30। तो 1 डिवाइड बाय √3 जो है इधर लिख दें, तो 1 डिवाइड बाय √3 लिख दिया। x जो है वो किसके इक्वल है वो तो हमने मालूम करना है, फिगर में आप देख सकते हो। तो x की वैल्यू वैसी की वैसी रहेगी। y की वैल्यू फिगर में दे दी गई है जो कि क्या है 4 सेंटीमीटर, तो खाली इधर वैल्यू 4 पुट कर लेते हैं, ठीक है। अब जब इस तरह की सिचुएशन आती है तो आप लोगों को पता है जब भी दरमियान में इक्वल का साइन हो, इधर भी फ्रैक्शन हो, इधर भी p डिवाइड बाई q की शक्ल में नंबर हो, ठीक है, तो फिर इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम, इसको नीचे वाले के साथ, इसको ऊपर वाले के साथ, तो ऐसे काम आसान हो जाएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, मैं आपको दोनों तरीके से बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे 1 के साथ आके 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, x के साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा √3, ठीक है। उसके बाद 4 1 ज़ा 4 और इधर आ जाएगा x, ठीक है। हमें x की वैल्यू मालूम करनी है, तो ये दूसरी तरफ लेकर चले जाते हैं, इधर ये मल्टीप्लाई हो रहा था तो इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो इस तरह से x की वैल्यू आ जाएगी। आप ऐसे भी कर सकते हो, और अगर आप ध्यान दें इसमें अगर, तो हमें बेसिकली x की वैल्यू मालूम करनी है ना, तो ये 4 इधर डिवाइड हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। जो एक तरफ डिवाइड होता है तो दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाता है, तो इसलिए 4 इधर आके मल्टीप्लाई होगा, तो 1 डिवाइड बाय √3 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल्स कितना आ जाएगा यहाँ पे x। तो बेसिकली 4 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 डिवाइड बाय √3 जो है x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x इक्वल 4 डिवाइड बाय √3, और ये सेंटीमीटर में यूनिट है तो यहाँ पे सेंटीमीटर डाल दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से x की वैल्यू आप लोगों ने मालूम कर ली, इसको बॉक्स से मेंशन कर दो। ठीक जैसे x की वैल्यू मालूम की है, इसी तरह y की वैल्यू मालूम कर लो, सॉरी y की तो मालूम है, z की मालूम कर लो, ठीक है। अब z हाइपोटेनस है, हमें इन तीनों के अंदर देखना होगा कि हाइपोटेनस जो है वो किन के अंदर मौजूद है। तो हाइपोटेनस देखिए पहली के अंदर मौजूद है, दूसरी के अंदर मौजूद है। तो इसमें अगर देखें तो हम अगर, क्योंकि अब तो हमारे पास x की वैल्यू भी है, y की वैल्यू भी है, तो हम यानी कि साइन की मदद से भी मालूम कर सकते हैं z की वैल्यू, और इसकी कॉस की मदद से भी मालूम कर सकते हैं। तो दोनों में से कोई से भी इस्तेमाल कर लो। अगर साइन की मदद से मालूम करोगे तो परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनस हो जाएगा। परपेंडिकुलर की वैल्यू अभी हमने मालूम कर ली, वो पुट कर लीजिएगा, ठीक है। लेकिन अगर कॉस की मदद से मालूम करेंगे आप, तो कॉस की मदद से सबसे पहले बेस लिखनी होगी, और बेस की वैल्यू 4 है, उसके बाद डिवाइड बाय हाइपोटेनस जो कि मालूम करना है, तो वो वैल्यू आ जाएगी। तो कॉस की मदद से मालूम कर लेते हैं। तो कॉस की मदद से मालूम करूँ तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे पास, यहाँ पर मैं लिखूँगा नाउ दोबारा से, ठीक है। कॉस थीटा किसके बराबर होता है, ऊपर आप देख सकते हैं कॉस थीटा बराबर होता है बेस डिवाइड बाय हाइपोटेनस, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कॉस थीटा बराबर होता है बेस डिवाइड बाय हाइपोटेनस, ठीक है, HYP, और ये फुल स्टॉप डाल दीजिए आगे। तो इसके इक्वल हो गया। अब कॉस थीटा जो है वो फिगर में किसके इक्वल है, वो 30 डिग्री के इक्वल है, तो इसलिए थीटा की जगह जो है आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, थीटा की जगह लिख देंगे 30 डिग्री। बेस हमारे पास कितनी है, बेस की वैल्यू देखिए, बेस हमारे पास y के इक्वल है 4, ठीक है। तो अभी तो हम सिर्फ वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं ना, तो साइड पुट कर लेते हैं। बेस y के इक्वल है और हाइपोटेनस z के इक्वल है, ठीक है। अब हमें ये वैल्यू मालूम करनी है। तो सबसे पहले cos 30 देखेंगे किसके इक्वल है, तो ये ऊपर टेबल आपको नज़र आ रहा है, इस टेबल में अगर नोट करें cos 30, तो cos हमारे पास ये रहा और 30 हमारे पास ये रहा, इसके सामने ये वैल्यू है, तो √3 डिवाइड बाय 2 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं cos 30 की जगह लिख सकता हूँ √3 डिवाइड बाय 2, और y की वैल्यू फिगर में 4 है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखिए y की वैल्यू फिगर में 4 है। इसके बाद z की वैल्यू तो अभी हमने मालूम करनी है, तो z वैसे का वैसा रह जाएगा। अब
देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो दरमियान में इक्वल है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 के साथ क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, z आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इधर का 2 जो है 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये वाला। उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा z। अभी ये √3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है z के साथ, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो ये 4 टू द क्या बन जाएगा 8, और नीचे जो है √3 आ जाएगा इधर से, ठीक है। तो इस तरह z की वैल्यू क्या आई हमारे पास, z की वैल्यू आई हमारे पास 8 डिवाइड बाय √3। सेंटीमीटर में यूनिट है तो सेंटीमीटर लिखा, इसे आप बॉक्स बना के हाईलाइट कर दो। तो ये बॉक्स बना के हाईलाइट कर दिया। तो इस तरह से x और z की वैल्यू आपने मालूम कर ली। आसान सी है, फिगर क्वेश्चन में बना दी गई है, बस नीचे आपने इन तीनों का इस्तेमाल करते हुए इसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन जो है समझ में आ गया होगा। तो पार्ट नंबर 2 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, इसे सॉल्व करें। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले सोल्यूशन लिखा, और हमें x और z साइड मालूम करनी है, y की वैल्यू दे दी गई है। तो पिछले क्वेश्चन की तरह ये सॉल्व होगा, जो चीज़ें दे दी गई हैं उनको लिख लेते हैं। तो हमारे पास मेजरमेंट एंगल A दिया गया है, जो कि कितना है पाई डिवाइड बाय 4, ठीक है। तो ये रेडियन में है, इसको डिग्री में चेंज करना हो तो पाई डिवाइड बाय 4, जो भी वैल्यू हो उसको मल्टीप्लाई कर दो 180 डिवाइड बाय पाई के साथ। तो पाई पाई से कैंसिल, 4 4 द 16, 2 आगे गया तो 4 5 ज़ा 20। तो ये हमारे पास डिग्री में एंगल आ गया, ठीक है, क्योंकि डिग्री में ही सॉल्व करना आसान होता है। उस तरह से आपको ने सीखा है सब कुछ। डिग्री में से चेंज कर लीजिए। इसके बाद हमें एक साइड भी बता दी गई है, जो कि y इक्वल्स √3 के है। तो √3 के साथ यहाँ पर सेंटीमीटर भी यूनिट लिख दीजिए, ठीक है। अब इसके बाद जो दो साइड बाकी मालूम करनी होगी, एक तो x की वैल्यू मालूम करनी होगी, एक हमें z की वैल्यू मालूम करनी होगी, ठीक है। अब ये वैल्यूज़ कैसे मालूम होगी, वही 3 लाइनें कौन कौन सी, सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर टर्न परमानेंटली ब्लैक, ठीक है। तो अब इसके बाद साइड्स देखनी होंगी। तो जो एंगल हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, इसके सामने वाला एंगल जो है वो परपेंडिकुलर कहलाता है। तो इधर आप परपेंडिकुलर P डाल दीजिए खाली, और जो 90 का एंगल होता है उसके सामने वाली साइड जो है हाइपोटेनस होती है, और जो बच गई वो हमारे पास बेस होती है, ठीक है। तो इससे आसान रह जाएगा। अब हमें क्या मालूम करना है, आप चाहे तो पहले b की वैल्यू मालूम करिए, और चाहे तो पहले h यानी हाइपोटेनस मालूम करिए, यानी x और z के अंदर से कोई वैल्यू भी मालूम कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जैसे कि आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था, एंगल जो है साइन के साथ भी इस्तेमाल हो सकता है, कॉस के साथ भी, टेन के साथ भी। हमें देखना है साइड किस में, यानी कि इन तीनों में से ऐसी वैल्यू हमें देखनी है, या ऐसा पैटर्न हमें देखना है जिसमें एंगल भी हो और हमारे पास जो साइड क्वेश्चन में दे दी गई है वो भी हो। जैसे कि साइन के साथ साइन 45 हो जाएगा, ये इसकी वैल्यू भी हमारे पास है। इसके बाद परपेंडिकुलर देखें तो इसकी वैल्यू भी हमारे पास है। तो ये दो वैल्यू हैं, तो हम हाइपोटेनस की वैल्यू अभी हम मालूम कर सकते हैं, यानी z की वैल्यू मालूम कर सकते हैं इसको इस्तेमाल करते हुए। बाकी हम हाइपोटेनस की इसके अलावा जो है मालूम नहीं कर सकते, क्योंकि हाइपोटेनस इसके अंदर मौजूद है, लेकिन इसके अगर हम कॉस को इस्तेमाल करेंगे तो उसके लिए बेस हमें चाहिए होगी, और बेस हमारे पास अननोन है, ठीक है। तो साइन की मदद से हम इजीली मालूम कर लेंगे, इन तीनों की मदद से। तो चलिए मालूम करके दिखाता हूँ। तो आप यहाँ पे वी नो दैट लिख सकते हैं, नाउ लिख सकते हैं, मर्जी है। क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन सॉल्व कैसे हो रहा है उस चीज़ को समझिए आप, ठीक है। पैटर्न कोई भी फॉलो कर लीजिएगा। तो हम साइन को इस्तेमाल करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं साइन थीटा जो है किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है परपेंडिकुलर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में PERP लिखा जाता है, और उसके बाद हाइपोटेनस, जिसको HYP के नाम से शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है। तो अब इसके अंदर वैल्यूज़ पुट कर लो। एंगल हमारे पास जो है वो 45 डिग्री है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा साइन 45 डिग्री। परपेंडिकुलर जो है उसको किस नाम से रिप्रेजेंट किया गया है उसको देखेंगे, तो आप y से रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा y परपेंडिकुलर की जगह, और क्योंकि फिगर में इसका नाम y है, और हाइपोटेनस जो है उसको z के नाम से रिप्रेजेंट किया गया है फिगर के अंदर, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे नीचे हाइपोटेनस की जगह z। अब वैल्यूज़ पुट कर दो। साइन 45 कितना होता है ये टेबल आपने बना लेना है साथ में, इसको बनाना पिछले एक्सरसाइज में बताया था। तो साइन 45 देखना है, तो ये रहा साइन, और ये रही 45 की लाइन, तो ये 1 डिवाइड बाय √2। तो चलिए 1 डिवाइड बाय √2 है इसकी वैल्यू, तो ये लिख लेते हैं।
तो यहाँ पे आ जाएगा 1/√2 इक्वल y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू भी √3 है, तो y की वैल्यू √3 है, तो यहाँ पे √3 डिवाइड बाय z की वैल्यू मालूम करनी है तो z लिख लिया। इसके बाद दरमियान में इक्वल है, दोनों तरफ फ्रैक्शनल फॉर्म में नंबर हैं, तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, वो आप लोगों के लिए आसान रहेगा। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 1 जो है z के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 × z लिख दिया, और √3 जो है इधर से √2 उस साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इधर √2 लिख दिया। ठीक है, z 1 से मल्टीप्लाई होके z ही आ जाएगा, √2 और √3 दोनों अंडर की वैल्यू हैं, तो इसको दोनों को इकट्ठा भी लिखा जा सकता है, तो z बेसिकली आ जाएगा 3 टू द कितना होता है 6, तो z √6 सेंटीमीटर इसके इक्वल आ जाएगा। इसको हाईलाइट कर लेते हैं। इसी तरह जो है आगे देखें तो x की वैल्यू ही मालूम कर लेते हैं। तो x की वैल्यू किधर है हमारे पास, x की वैल्यू ये है। ठीक है, इसको बेस कहा गया है, तो अब हमें देखना है जिसमें बेस हो। ठीक है, अब तो हमारे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू भी है और z की वैल्यू भी है, तो कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप इन तीनों में से। तो देखिए साइन को इस्तेमाल करें तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, इसके अंदर तो खैर बेस है ही नहीं, तो ये तो इस्तेमाल होगा ही नहीं। इसके बाद आगे देखें तो यहाँ पर इसमें बेस और हाइपोटेनस दो हैं। ठीक है, तो अगर इसको कॉस को इस्तेमाल करेंगे तो हाइपोटेनस की वैल्यू यानी z की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। ठीक है, और अगर tan को इस्तेमाल करेंगे तो इसमें यानी कि y की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी और x हो जाएगा। तो tan और cos दोनों में से कोई सा भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमें cos ही नज़र आ रहा है तो cos ही इस्तेमाल कर लेते हैं। तो अब हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं। तो ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो गई और यहाँ पे अब हम cos को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यहाँ पे दोबारा से आप नाउ लिख लीजिए। ठीक है, क्योंकि आपको एक ही साइड पे नज़र आ जाएगा दोनों। तो cos थीटा जो है किसके इक्वल होता है, आप देख सकते हैं b से बेस और h से हाइपोटेनस, तो बेस डिवाइड बाय हाइपोटेनस के होता है। तो बेस डिवाइड बाय यहाँ पे आ जाएगा हाइपोटेनस। ठीक है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया। अब थीटा हमारे पास कितना है, एंगल हमारे पास 45 डिग्री है, तो यहाँ पे आ जाएगा cos 45, और cos 45 डिग्री लिखने के बाद बेस की वैल्यू हमारे पास x के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा x डिवाइड बाय हाइपोटेनस जो है उसको हमने z से शो किया है, तो यहाँ पे आ जाएगा z। अब इनकी वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। cos 45 की वैल्यू देखनी पड़ेगी हमें। सबसे पहले टेबल देखें तो cos जो है हमारे पास ये रहा और 45 जो है वो ये रहा। तो cos 45 आता है 1 डिवाइड बाय √2 के, तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं cos 45 की, तो 1 डिवाइड बाय √2 आया इधर। और x की वैल्यू तो हमने मालूम करनी है, तो वैसे का वैसा z की वैल्यू अभी हमने मालूम की है यहाँ पर क्वेश्चन में, तो √6 है, तो यहाँ पे आप √6 लिख लीजिए। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज़ लिख ली मैंने। अब क्या करेंगे, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, या फिर दूसरे लफ्ज़ों में देखिए हमें x की वैल्यू मालूम करनी है, तो इसके नीचे ये √6 है, ये इधर डिवाइड हो रहा है, तो इक्वेशन के जब दूसरी साइड पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बेसिकली क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा √6 डिवाइड बाय √2 और यहाँ पे आ जाएगा इक्वल x। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि यहाँ पे 3 को लिख सकता हूँ 3 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, ऐसे ही होते हैं ना 6 के फैक्टर, 2 3 द 6 एंड 3 1 ज़ 3, तो 2 और 3 को मल्टीप्लाई करने से 6 आता है, तो ऊपर रूट में ये लिख लिया, नीचे 2 जो है वो वैसे का वैसा, इधर x चल रहा है तो x साथ साथ चलता रहेगा। अब जैसे देखिए इधर अलग अलग थे दोनों अंडर रूट की वैल्यू, तो इनको मैंने इकट्ठा कर लिया था, तो इधर जो है इकट्ठा है तो इनको अलग अलग भी कर सकते हैं, तो दोनों यानी कि एक ही बात है। तो √3 को मैं अलग लिखूँ, √2 को मैं अलग लिखूँ। ठीक है, और डिवाइड बाय नीचे √2 है, तो ये यहाँ पर आ गया और यहाँ पर x बच गया, और यहाँ पे ये एक दोनों एक जैसे हैं तो ऊपर नीचे वैल्यू है, तो एक दूसरे को कैंसिल कर सकती हैं ये वैल्यूज़, तो कैंसिल कर दिया। पीछे हमारे पास क्या बचा, पीछे हमारे पास बच गया √3 इक्वल्स x, जिसको आप लिख सकते हैं, और लिखने के बाद x इक्वल्स √3 और ये यूनिट सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर। तो ये मैंने इसे हाईलाइट भी कर लिया। तो इस तरह से x की और z की वैल्यू जो है आपने मालूम कर ली। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन जो है वो भी समझ में आ गया होगा। आसान सा है, जिनके कॉन्सेप्ट्स हैं वो इसको इजीली कर सकते हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो पार्ट नंबर 3 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, इसे सॉल्व करें। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इधर लिखेंगे सोल्यूशन। जो चीज़ दी गई है क्वेश्चन में वो क्या है हमारे पास, एक तो एंगल दिया गया है मेजरमेंट एंगल C जो कि कितना है 60 डिग्री।
इसके बाद हमारे पास जो है z की एक वैल्यू दी गई है जो कि 2 सेंटीमीटर फिगर में आपको नज़र आ रही होगी, और x की वैल्यू आपने मालूम करनी है और y की वैल्यू मालूम करनी है। ठीक है, तो ये तो गिवन डेटा सारा कुछ वो चीज़ आ गई। इसके बाद मालूम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आप लोगों को डिफ़ाइन करना है। तो एंगल 60 डिग्री है, इसके सामने वाली साइड जो है परपेंडिकुलर हो जाएगी, 90 के सामने वाली जो है वो हाइपोटेनस हो जाएगी, और बाकी एक ही साइड बच गई, तो आप यहाँ पे बेस बी डाल दीजिए। ठीक है, और किससे मालूम होता है हमें, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टर्न परमानेंटली ब्लैक। तो यहाँ से हमें पता चलेगा कि कौन सा फार्मूला हमें इस्तेमाल करना है। हमें एंगल तो साइन कॉस टेन तीनों के साथ लग जाएगा। जो साइड हमें दी गई है क्वेश्चन में वो हमारे पास हाइपोटेनस दी गई है। ठीक है, तो अब हाइपोटेनस हमारे पास मौजूद है, तो हम इस वाले साइन को इस्तेमाल करेंगे तो परपेंडिकुलर यानी y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो और इसके अलावा अगर दूसरे तरीके से भी बताऊं तो अगर हम इसको इस्तेमाल करेंगे तो हमारे पास बेस की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि कॉस की ये तो एंगल हो जाएगा, बेस की अननोन वैल्यू हो गई, हाइपोटेनस की हमारे पास मौजूद है। तो साइन कॉस से दोनों वैल्यू इजीली आ जाएंगी। उम्मीद करता हूँ एक बेस बन चुकी होगी आप लोगों को, जिससे आप समझ सको कि करना बेसिकली क्या है। तो सबसे पहले साइन थीटा को हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो साइन थीटा का फार्मूला लिख दीजिए। वी नो दैट लिखने के बाद या ऐसे ही लिख दीजिए साइन थीटा किसके इक्वल होता है। आप यहाँ से देखेंगे परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर की शॉर्ट फॉर्म होती है PERP और हाइपोटेनस की होती है HYP। थीटा यानी कि एंगल हमारे पास 60 का है, साइन 60 डिग्री, और ये लिख लिया साइन 60 डिग्री। परपेंडिकुलर जो है वो कौन सी वैल्यू है हमारे पास, y। ठीक है, और हाइपोटेनस जो है वो z के इक्वल है, तो y डिवाइड बाय z लिखना होगा। तो परपेंडिकुलर की जगह y और हाइपोटेनस की जगह z वैल्यूज़ देख लेते हैं। तो साइन 60 किसके इक्वल होता है, ऊपर देखें तो टेबल नज़र आ रहा है, ये साइन हो गया और ये हमारे पास 60 डिग्री हो गया। तो साइन 60 बराबर होता है √3 डिवाइड बाई 2 के। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो √3 डिवाइड बाई 2 हम इस साइड पे लिख देंगे। तो √3 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स y की वैल्यू जो है हमारे पास मौजूद नहीं है, मालूम करनी है, तो y वैसे का वैसा। z की वैल्यू जो है क्वेश्चन में 2 सेंटीमीटर दी गई है, तो यहाँ पर आप 2 लिख लेंगे। ठीक है, अब हमें z की वैल्यू y की वैल्यू मालूम करनी है। अब 2 इधर y के नीचे जो है डिवाइड हो रहा है और हमें y की वैल्यू मालूम करनी है, तो 2 दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, क्योंकि इधर डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो चलिए हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो √3 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाय 2 आ गया और इधर y बच गया। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो और क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, इसको इसके साथ कर दो, तब भी बाद में यही आएगा। मैंने डायरेक्ट कर दिया क्योंकि समझ तो आपको आ गया होगा। तो y को एक तरफ रहने दिया। अब देखिए ये दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल हो सकते हैं, एक 2 ऊपर एक 2 नीचे है, तो बेसिकली पीछे क्या बच गया, पीछे हमारे पास √3 इक्वल्स y के आ गया। ठीक है, जिसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ y इक्वल्स √3, सेंटीमीटर में वैल्यू है तो यहाँ पर सेंटीमीटर लिख दीजिए। इसके बाद इसको हाईलाइट कर देते हैं। तो ये मैंने इसे हाईलाइट कर दिया, तो इस तरह से y की वैल्यू आप लोगों की आ गई है। ठीक है, इसी तरह आप दूसरी वैल्यू मालूम कर लेते हैं, लाइन ड्रॉ करते हैं। तो ये मैंने पार्टीशन कर ली लाइन ड्रॉ करके। अब दूसरी वैल्यू हमें क्या मालूम करनी है, x की। तो x की वैल्यू मालूम करनी है, x बेस है, तो हम देखिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि इसमें हाइपोटेनस इस्तेमाल करना है, वो वैल्यू भी मौजूद है, कॉस की एंगल को शो कर रहा है वो भी मौजूद है। तो चलिए कॉस को इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा नाव लिखने के बाद कॉस थीटा, जो कि किसके बराबर होता है, b से बेस। ठीक है, और नीचे h से क्या बन जाएगा, हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस को शॉर्ट फॉर्म में लिख दीजिए। अब एंगल हमारे पास जो है वो कौन सा है, फिगर में देख सकते हैं 60 डिग्री का। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए cos 60 डिग्री। उसके बाद बेस हमारे पास कितनी है ये मालूम करना है, x के इक्वल रखी है बेस फिगर के अंदर, तो x लिख लिया। हाइपोटेनस जो है z के इक्वल रखा है, तो फिगर में देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर नीचे z लिख लिया। अब इनकी वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। cos 60 किसके इक्वल होता है, ऊपर देखें तो ये रहा cos और ये रहा 60 की लाइन। ठीक है, अब नज़र आ रहा होगा आपको, और इसके नीचे cos के सामने ये जो है cos 60 के इक्वल है 1 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 2, तो ये आ गया 1 डिवाइड बाई 2। x की वैल्यू मालूम करनी है, z की कितनी है क्वेश्चन में
फिगर के अंदर देख सकते हैं 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। तो ये भी बिल्कुल वैसे ही होगा, 2 इधर डिवाइड हो रहा है तो दूसरी तरफ जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स x। तो 2 2 से कैंसिल, तो पीछे आ गया 1 इक्वल x। तो बेसिकली इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, x इक्वल्स 1 सेंटीमीटर। तो ये मैंने इसे हाईलाइट कर दिया। तो इस तरह से y और x की वैल्यू आपने मालूम कर ली। तो पार्ट नंबर 4 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, इसको सॉल्व करें। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले सोल्यूशन लिखा, हमें एंगल दिया गया है A 45, तो यहाँ पे लिख लेते हैं मेजरमेंट एंगल A जो कि इक्वल है 45 डिग्री के। इसके बाद हमें एक साइड दे दी गई है जो कि y के नाम से है और ये है 4 सेंटीमीटर, और जो हमें रिमेनिंग मालूम करनी है तो x मालूम करनी है और z साइड जो है वो मालूम करनी है। तो चलिए इसको भी वैसे ही मालूम करेंगे। आप लोगों को पता होने चाहिए कि एंगल के सामने वाली साइड जो है वो परपेंडिकुलर होती है, जो दिया गया एंगल होता है, और 90 के सामने वाली जो है वो हाइपोटेनस होती है, और जो बच गई वो पीछे फिर बेस कहलाएगी। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम 3 लाइनें लिखें तो सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर टर्न परमानेंटली ब्लैक। तो अब हमें कौन सी साइड दे दी गई है, बेस वाली साइड दे दी गई है, तो हमें बेस वाले टर्म्स इस्तेमाल करनी पड़ेंगी। जैसे बेस इसमें है तो ये इस्तेमाल करेंगे, बेस इसमें है तो ये वाले 3 लेटर इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अगर हम कॉस को इस्तेमाल करें तो इसमें हम हाइपोटेनस की इससे वैल्यू मालूम कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसी को इस्तेमाल कर लेते हैं, पहले समझ तो गए होंगे आप लोग। तो यहाँ पर लिखा नाउ या वी नो दैट, कुछ भी लिखिए। उसके बाद हम यहाँ पर कॉस को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कॉस थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, बेस डिवाइड बाय हाइपोटेनस, ठीक है। तो बी से बन गया बेस और एच से बन गया हाइपोटेनस। तो ये मैंने हाइपोटेनस लिख लिया। थीटा हमारे पास कितना है 45 डिग्री, एंगल दिया गया है तो यहाँ पर लिख लेंगे कॉस 45 डिग्री। और बेस हमारे पास कितनी है, देखिए फिगर के अंदर बेस हमारे पास, उसको वैसे y से रिप्रेजेंट किया गया है, और हाइपोटेनस की वैल्यू लिखनी है उसको z से रिप्रेजेंट किया गया है। तो y डिवाइड बाय z लिख देते हैं, इधर इधर y आ गया, इधर z आ गया। वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। सबसे पहले cos 45 की वैल्यू मालूम करें, तो टेबल के अंदर आपको देखना होगा cos ये रहा, 45 ये रहा, और ये रही इसकी वैल्यू 1 डिवाइड बाय √2। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए, यहाँ पे मैं लिख लूँगा 1 डिवाइड बाय √2 इक्वल्स, और y की वैल्यू जो है हमें दे दी गई थी जो कि 4 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 4 डिवाइड बाय z मालूम करना है, तो ये z नीचे आ गया। अब z की वैल्यू नीचे है तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो z जो है 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो z मल्टीप्लाई 1 हो गया, 4 जो है √2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो गया। तो z1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो z ही आ जाएगा। इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते फर्दर, तो ये ऐसे ही रहेगा और ये सेंटीमीटर लिख देंगे। तो इस तरह से z की वैल्यू आपने मालूम कर ली। इसी तरह दूसरी वैल्यू मालूम कर लेते हैं, लाइन ड्रॉ करते हैं। तो ये एक लाइन स्ट्रेट ड्रॉ कर ली इसकी पार्टीशन करने के लिए। अब यहाँ पर लिखेंगे नाउ लिखने के बाद अब हमें क्या मालूम करना है, z की वैल्यू तो मालूम हो गई, अब हमें x की वैल्यू मालूम करनी है, ठीक है, यानी परपेंडिकुलर मालूम करना है। तो देखिए इसके अंदर देखेंगे तो परपेंडिकुलर भी मौजूद है और बेस की वैल्यू क्वेश्चन में दे दी गई है, तो इन तीनों से हम मालूम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम tan की मदद से मालूम करने जा रहे हैं, तो tan थीटा जो कि किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। तो यहाँ पे लिखा मैंने परपेंडिकुलर शॉर्ट फॉर्म में, डिवाइड बाय ये आ गया मेरे पास बेस। एंगल हमारे पास कितना है 45 डिग्री का क्वेश्चन में, तो यहाँ पे tan 45 डिग्री लिख लिया। परपेंडिकुलर जो है वो हमने किस साइड x के इक्वल रखा है, और बेस जो है वो y के इक्वल रखा है, ठीक है। तो x डिवाइड बाय y आ जाएगा इनकी जगह, तो x डिवाइड बाय y लिख दिया। अब tan 45 कितना है, किसके इक्वल है, तो ये टेबल आ गया, ये tan आ गया, और ये हमारे पास 45 की लाइन है, तो यहाँ पे देखेंगे 1, तो tan 45 जो है वो 1 के इक्वल होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 इक्वल, x की वैल्यू मालूम करनी है, y की वैल्यू कितनी है 4 सेंटीमीटर क्वेश्चन में दी गई है, तो यहाँ पे आ गया 4। तो सिंपल ये इधर डिवाइड हो रहा है x के नीचे, तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 से, और ये आ गया x, जिसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 4 इक्वल्स x, और अगर इसको मैं यूँ लिखूँ तो ऐसे दोनों इक्वल हैं तो ऐसे भी लिख सकता हूँ x इक्वल 4 सेंटीमीटर।
तो इस तरह से आपने x और z दोनों की वैल्यू मालूम कर ली। तो उम्मीद करता हूँ ये पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आसान सा है अगर कॉन्सेप्ट्स आप लोगों के पास मौजूद हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, इसको पढ़ें तो इसमें क्या बोला जा रहा है, फाइंड द अननोन साइड एंड एंगल्स। आपने अननोन साइड और एंगल मालूम करने ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल्स, जो भी क्वेश्चन में ट्रायंगल दी गई होंगी, ठीक है। तो अननोन मतलब जो मालूम नहीं है। जैसे कि साइड्स की बात करें तो साइड इधर ए बी सी ये 3 साइड हैं, तो इसमें से बी मालूम नहीं है, अननोन है, ठीक है। तो हम बी साइड मालूम करेंगे। इसके अलावा एंगल जो है हमें एक ही मालूम है राइट एंगल ट्राइंगल में, ये एंगल जो है 90 डिग्री का होता है, बाकी ना ये एंगल मालूम है ना ये एंगल मालूम है, ठीक है। तो ये 2 एंगल मालूम करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें अननोन है। अब मालूम कैसे करेंगे, तो मालूम करने के लिए सबसे पहले इधर लिख लेते हैं सोल्यूशन लिखने के बाद हम क्या करेंगे, जो गिवन डेटा है उसको लिख लेते हैं। जैसे कि साइड्स की अगर पहले बात करें तो क्वेश्चन के अंदर साइड बताई गई हैं 2 साइड। जैसे ए बताया गया है √3 सेंटीमीटर, ठीक है, और बी बताया गया है, बी सॉरी नहीं बताया गया, ये क्वेश्चन मार्क हो गया। और सी साइड हमें बताई गई है, तो यहाँ पे आप एंड लिख लीजिए। और सी लिखने के बाद आप यहाँ पर लिख लेंगे √13 सेंटीमीटर। साइड्स की बात हो गई। एंगल्स की बात करें तो एंगल हमें ना तो मेजरमेंट एंगल ए मालूम है, इसके आगे क्वेश्चन मार्क डाल दो, और ना मेजरमेंट एंगल बी हमें मालूम है, ठीक है, जो कि 90 डिग्री का है, तो यहाँ पे 90 डिग्री लिख लेते हैं। और मेजरमेंट एंगल सी भी हमें नहीं मालूम, तो ये भी क्वेश्चन मार्क आ गया। तो बेसिकली आपको एक साइड मालूम करनी है और 2 एंगल मालूम करने हैं। तो चलिए इसको मालूम करते हैं। पहले साइड्स की बात करें तो आप लोगों को पता है कि जब भी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर 2 साइड्स हमें दी गई हों तो तीसरी हम पाइथागोरस थ्योरम की मदद से मालूम कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए पाइथागोरस थ्योरम की मदद से मालूम करते हैं। इधर स्टेटमेंट लिखते हैं। तो ये मैंने यहाँ पर स्टेटमेंट लिख ली, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंगली क्या चीज़ होती है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है वो बाकी 2 साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, ठीक है, परपेंडिकुलर। तो अब हमें बस क्वेश्चन में जो दी गई फिगर है उसमें ये देखना है हाइपोटेनस कौन सी साइड है, क्योंकि जो हाइपोटेनस है वो इक्वल के इस साइड पे रहेगी, बाकी 2 साइड्स दूसरी साइड पे चली जाएंगे, ठीक है। तो हाइपोटेनस देखें तो कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल हो उसके अंदर जो 90 का एंगल होता है उसके सामने वाली साइड जो होती है वो हमेशा हाइपोटेनस होती है। तो यहाँ पे ये वाली साइड जो है वो हमारे पास हाइपोटेनस है, ठीक है। तो हाइपोटेनस साइड हमारे पास बी है, ठीक है। यहाँ पे चलो लिख भी लेते हैं, आगे भी काम आएगा। तो ये हमारे पास बी जो है हाइपोटेनस साइड है, ठीक है। यहाँ पर इसको मिटाते हैं, ये समझाने के लिए था। इधर हम सीधा फिगर के नाम लिखते हैं। जैसे कि हाइपोटेनस साइड बी है तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल बाकी 2 साइड्स आगे पीछे कोई भी लिख दो, दोनों का स्क्वायर है और दोनों का सम है, ठीक है। तो ये यानी कि पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास बन गया। इसके अंदर वैल्यूज़ पुट कर लो। बी की वैल्यू मालूम करनी है, क्वेश्चन में आप यहाँ पे देख सकते हो। और हमारे पास ए की वैल्यू जो है √3 है, तो यहाँ पर लिख लेंगे √3, और होल का स्क्वायर है तो होल का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस सी की वैल्यू √13 है तो इसमें भी होल का स्क्वायर आ जाएगा। तो वैल्यूज़ पुट हो गई। वैल्यूज़ पुट होने के बाद इसको सॉल्व करें तो बी स्क्वायर वैसे का वैसा, स्क्वायर रूट को कैंसिल करेगा तो 3 बच गया, प्लस यहाँ भी स्क्वायर रूट को कैंसिल करेगा तो 13 बच गया। तो बी स्क्वायर हमारे पास 13 + 3 = 16। अब आप लोगों को पता है बी स्क्वायर = 16 है, इधर भी स्क्वायर रूट ले लो इधर भी ले लो, ठीक है। तो स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर बी बच जाएगा। और यहाँ पे 16 की जगह मैं 4 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो देखिए स्क्वायर रूट से ख़त्म हो गया। ये कैलकुलेटर पे डायरेक्टली आप मालूम कर सकते हो, ठीक है। 16 का √ तब भी 4 आंसर आ जाएगा। तो इसको मिटाते हैं, तो यहाँ से हमारे पास जो है बी इक्वल आया 4 के, ठीक है। तो लेंथ सेंटीमीटर में दी गई है, तो ये हमारे पास बी की वैल्यू आ गई। तो साइड हमने मालूम कर ली। साइड मालूम करने के बाद अब हमें एंगल मालूम करना है। तो चलिए सबसे पहले एंगल ए जो है उसे मालूम करते हैं, जो कि फिगर में आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे स्टेटमेंट्स की मदद से भी कर सकते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं, ठीक है। मेन चीज़ समझना है कि कौन सी चीज़ कैसे हो रही है। तो हम यहाँ पे नाउ लिख देंगे तब भी ठीक है।
नाउ लिखने के बाद अब हमें देखिए अब आपको जो भी चीज़ सीखी अभी तक उसको जहन में लाना होगा। आप लोगों को पता है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ होती हैं, जैसे कि सम पीपल हैव में साइन थीटा जो है वो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के बराबर होता है। कॉस जो है करली ब्राउन हेयर, ठीक है, वो बेस और हाइपोटेनस के बराबर होता है। इसके अलावा टेन जो है वो किसके इक्वल होता है, वो बराबर होता है परपेंडिकुलर और बेस के, ठीक है। तो अब यहाँ पर कैसे पता चलेगा आपको एंगल, तो देखिए एंगल कॉस साइन टेन इनके साथ थीटा होता है ना, तो थीटा एंगल को रिप्रेजेंट करता है। तो हमें इस तरह से पता चलेगा कि ये जो साइड्स हैं इन साइड्स को इस्तेमाल हम कर लेंगे। और साइड्स क्योंकि हमारे पास अब यानी कि अगर फिगर को देखें तो दो साइड्स तो मौजूद है ना, तो आप देखिए कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मालूम करनी हो या एंगल मालूम करना हो तो दो साइड की ही ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो अब आप ऐसा करें, अगर तो वैसे तो आप किसी से भी मालूम कर सकते हैं, साइन से भी, कॉस से भी, टेन से भी, क्योंकि अगर देखें तो हमने बी की वैल्यू भी मालूम कर ली है, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर बच्चे जो हैं इसी चीज़ को फॉलो करेंगे कि जो वैल्यूज़ क्वेश्चन में दी गई हैं उन्हीं वैल्यूज़ को इस्तेमाल करो, तो हम भी ऐसे ही कर लेते हैं, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ जो है किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ इस्तेमाल होगी, तो हमें देखना होगा, हाइपोटेनस को तो पता चल गया, लेकिन हमें देखना होगा कि बाकी दो साइड्स कौन सी हैं। तो एंगल ए मालूम करने चाह रहे हैं, तो एंगल ए के जो एंगल मालूम कर रहे होते हैं इसके सामने वाला हमेशा क्या कहलाता है, परपेंडिकुलर कहलाता है। तो ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बच गया, तो ये हमारे पास बेस कहला जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए कि यहाँ पर मुझे ये दो साइड्स जो हैं किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अंदर मिलेंगी, तो बेस और परपेंडिकुलर। तो देखिए परपेंडिकुलर और बेस यहाँ पर मौजूद है, इसके अलावा परपेंडिकुलर और बेस किसी के ना इसके साथ मौजूद है ना इसके साथ मौजूद है। तो इसलिए टेन के साथ जो है हम इजीली मालूम कर सकते हैं एंगल ए को। अब कैसे मालूम करेंगे, आप लोगों को पता चल गया कि टेन थीटा जो है वो किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस के। तो इस चीज़ का इस्तेमाल अब हम करेंगे, मैं लिखूंगा तो आपको बाकी जो नहीं समझ में आया वो समझ में आ जाएगा। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो आपको पता है ना, यहाँ पे वी नो दैट भी लिख सकते हैं कि टेन थीटा जो है वो बराबर होता है परपेंडिकुलर, जिसका शॉर्ट फॉर्म ये हो गया, डिवाइड बाय बेस, ठीक है। टर्न परमानेंटली ब्लैक, तो इसका मतलब सही है, चेक भी कर लिया करें। और अब थीटा जो है वो क्या किस चीज़ को मेंशन कर रहा है, इधर ए एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि हमने मालूम करना है, ठीक है। अब क्योंकि मालूम नहीं है इसलिए मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, टेन के साथ जो है अननोन वैल्यू ही लिख दूंगा, मेजरमेंट एंगल ए, ठीक है। इसमें तो कोई मसला नहीं है, थीटा हमें मालूम ही नहीं है तो हम इसकी जगह इसको जो मालूम नहीं है उसी वैल्यू को लिख लेते हैं ना, ठीक है। तो इसमें तो कोई मसला है नहीं क्योंकि मालूम कर रहे हैं। और परपेंडिकुलर जो है उसको किससे रिप्रेजेंट किया गया और बेस को किससे रिप्रेजेंट किया गया है, तो परपेंडिकुलर को जो है ए से रिप्रेजेंट किया गया और बेस को सी से रिप्रेजेंट किया गया, ठीक है। तो यहाँ पे सॉरी क्या था मैं खुद ही भूल गया, ए डिवाइड बाय सी। तो परपेंडिकुलर को ए से रिप्रेजेंट किया गया है, बेस को सी से रिप्रेजेंट किया। तो बेसिकली ये जो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली मैंने वैल्यूज़ पुट कर ली। अब इन वैल्यूज़ को कैसे इस्तेमाल करेंगे, तो देखिए अब ये चीज़ आपको नहीं सीखने को मिलेगी, तो कि एक होता है टेन, ठीक है। इसी तरह टेन का इन्वर्स मतलब उलट आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो इन्वर्स वैल्यू भी होती है, कैलकुलेटर के ऊपर भी आप देख सकते हो इस तरह का इन्वर्स का साइन बना होगा, ठीक है। अभी मालूम करेंगे तो पता चल जाएगा। तो टेन का भी इन्वर्स होता है, साइन का भी इन्वर्स होता है, कॉस का भी इन्वर्स होता है, ठीक है। तो ये चीज़ अब से आप अपनी डिक्शनरी में ऐड कर लीजिए। तो अब ये इन्वर्स इस्तेमाल कैसे करते हैं, तो देखिए इक्वल के साइन जब अगर दरमियान में हो तो टेन जो है दूसरी तरफ लेकर जाया जा सकता है, लेकिन इन्वर्स में तब्दील हो जाएगा वो, ठीक है। अब दूसरी तरफ क्यों लेकर जा रहे हैं, क्योंकि हमें मेजरमेंट एंगल ए मालूम करना है, तो इस वैल्यू को दूसरी तरफ ले जाते हैं, ठीक है। तो इसको आई होप ये चीज़ तो समझ में आ गई होगी। पहले हम वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं, इधर वैल्यूज़ पुट करें तो टेन थीटा की जगह मेजरमेंट एंगल ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ए की वैल्यू है हमारे पास √3, फिगर में देख लो, और दूसरी के √13 है, तो यहाँ पे आ जाएगा √3 डिवाइड बाय √13, ठीक है। अब टेन को दूसरी तरफ ले जाओ तो मेजरमेंट एंगल ए
वैसे का वैसा लिखा, tan इधर आ जाएगा तो tan इनवर्स बन जाएगा, और इधर √3 डिवाइड बाय √13 इसके साथ था तो 7 लिख दिया। अब इसके बाद जो है मुख्तलिफ तरह से क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है, जैसे कि आप कैलकुलेटर पे इन दोनों को सॉल्व करो, फिर जो आंसर आए उसको यहाँ पे लिखो tan इनवर्स, और फिर यहाँ पे वो आंसर लिख दो, फिर अगले में tan इनवर्स मालूम कर लो। ऐसे भी कर सकते हो और आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। अपने कैलकुलेटर पर आप सीख लीजिएगा कि कैसे होती है ये वैल्यू। जैसे मेरे पास ये कैलकुलेटर है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, यहाँ पर ऊपर कर लिया, और ये नीचे मेरे पास कैलकुलेटर आ गया, ठीक है। हम पहले मालूम करेंगे √3, ठीक है। तो आप अपने कैलकुलेटर पे √3 ही टाइप कर लो, जैसे कि ये अंडर का साइन डाला और इसके बाद ये 3 लिखा, ठीक है। उसके बाद ये ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ, तो √3, उसके बाद डिवाइड बाय √13 टाइप कर लो अपने कैलकुलेटर पे, तो √13 लिखा, ठीक है। आप अपने कैलकुलेटर पे शायद ब्रैकेट वहाँ नहीं होगी, ठीक है, लेकिन मेन चीज़ आपने ये समझनी है, √3 टाइप करो, डिवाइड का सिंबल डालो, उसके बाद √13 टाइप करो, और उसके बाद इक्वल का बटन दबा दो, तो आपके पास देखिए ये जवाब आ गया। अब इस जवाब का क्या करना है, आपने tan इनवर्स मालूम करना है। तो आप अपने कैलकुलेटर पे भी ऐसे ही मालूम करेंगे, शिफ्ट का बटन दबाइए, जो tan की वैल्यू है वो tan इनवर्स में बदल जाएगी। तो tan हमारे पास कहाँ है इस कैलकुलेटर में, यहाँ पर हमारे पास मौजूद है। तो इस tan इनवर्स को दबाऊंगा, तो अब देखिए ये tan इनवर्स को इस तरह से इस कैलकुलेटर ने लिखा है, लेकिन आपके पास आंसर आ जाएगा। तो देखिए अब इसको इक्वल करूंगा तो मेरे पास 25.65 आ गया। तो tan इनवर्स जो है ये आ जाएगा इस वाले हमारा जो क्वेश्चन की वैल्यू, ठीक है। तो इस पूरे को कैलकुलेटर पे सॉल्व करने के बाद 25.65 जो है आप यहाँ पर लिख दीजिए। वैसे असूलन 25.66 लिखना चाहिए, क्योंकि राउंड ऑफ हो रहा है, क्योंकि 5 के बाद आगे 6 है, लेकिन 65 भी लिख देंगे, इससे मसला नहीं है, 66 भी लिख देंगे, उससे मसला नहीं है, ठीक है। तो मेन चीज़ समझना है कि हो कैसे रहा है, प्रैक्टिस तो आप कर ही लेंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, मेजरमेंट एंगल ए इक्वल्स, हमारे पास 25.65 ये वैल्यू आई थी, तो इसके ऊपर डिग्री का साइन डाल दीजिए, क्योंकि ये एंगल हमारे पास है। तो एंगल ए आ गया, इसको हाईलाइट कर देते हैं। तो ये एंगल ए को हाईलाइट कर दिया। अब एंगल ए जो है 25.65 है, तो ये एंगल हमारे पास आया 25.65, ठीक है। अब ए और बी हमें मालूम हो गए, अब रह गया सी। तो अब ये चीज़ आपको इजीली मालूम होगी कि एंगल, अगर दो एंगल किसी भी राइट ट्रायंगल के मौजूद हो, तो तीसरा मालूम करने के लिए हम एक रूल का इस्तेमाल करते हैं। वो रूल क्या होगा, जैसे कि मैं यहाँ लिखता हूँ, यहाँ पे अगर मैं लिखूँ नाउ लिखने के बाद, तो देखिए तीनों जो राइट एंगल ट्रायंगल होती है कोई सी भी, ठीक है, उसके तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 होता है। यानी कि पहला एंगल मेजरमेंट एंगल ए प्लस दूसरा एंगल मेजरमेंट एंगल बी प्लस तीसरा एंगल मेजरमेंट एंगल सी, यानी कि तीनों एंगल को अगर मिला दो तो बदले में जो जवाब आता है 180 डिग्री आता है, ठीक है। तो इस रूल का इस्तेमाल करते हुए हम तीसरा जो एंगल है वो मालूम कर लेंगे। कैसे मालूम करेंगे, क्योंकि देखिए ए भी मालूम हो गया और बी भी मालूम हो गया, अब एंगल सी हमने मालूम करना है। तो एंगल सी को हम इधर ही रख लेते हैं। तो एंगल सी को मैं इधर ही रख लूँ, तो दूसरी तरफ 180 पहले से मौजूद है, तो इधर से मेजरमेंट एंगल ए आ जाएगा उस साइड से, तो ये आ गया, और इधर आके माइनस की वैल्यू हो जाएगी, और इधर मेजरमेंट एंगल बी भी आके माइनस का हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक समझ गए होंगे कि इन दोनों को जब मैं दूसरी तरफ लेकर जाऊंगा तो इनकी लामतें या साइन बदल जाएंगे। अब इनकी वैल्यूज़ पुट कर दो, तो मेजरमेंट एंगल सी जो है इस तरफ है, तो ये मालूम ही कर रहे हैं, तो वैसे का वैसा आ जाएगा। ये आ गया 180 डिग्री, और मेजरमेंट एंगल ए तो आपको ऊपर ही नज़र आ रहा है, ठीक है। तो इधर ये कितना हो जाएगा 25.65 डिग्री, और मेजरमेंट एंगल बी जो है वो 90 डिग्री का है, क्योंकि इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर, जैसे कि मैंने कहा कि ये एंगल जो है 90 डिग्री का, ये शुरू से हमें पता था, ठीक है। तो इस बेस हाइट को भी, हाइपोटेनस को भी मिटा लेते हैं। तो इस तरह से आप इजीली मालूम कर सकते हो। तो इसको आगे सॉल्व करें, तो मेजरमेंट एंगल सी इक्वल्स, अब ये माइनस कर दीजिए वैल्यू, कैलकुलेटर आ गया हमारे पास। कैलकुलेटर में अगर माइनस हम करना शुरू करें तो 180, तो ये आ गया 180, इसमें से माइनस कर दीजिए आप सीधा पहले 90 को ही, तो ये 90 को माइनस किया तो हमारे पास 90 बच गया। अब 90 में से ये माइनस कर दें तो ये माइनस 25.65, तो ये हमारे पास पीछे बच जाएगा 64.35।
तो यहाँ पे 64.35 लिख दीजिए, तो 64.35 और ये यहाँ पे डिग्री का सिंबल आ गया। तो ये मैंने इसे हाईलाइट कर दिया। तो हमें दो एंगल बताने थे, तो ये एंगल सी आपके पास आ गया, ठीक है, और ये एंगल जो है ए आपके पास आ गया। नीचे कंक्लूजन में लिख भी सकते हो तीनों। तो मेन चीज़ समझना था, और एक साइड हमने मालूम करनी थी, तो ये एक साइड आ गई। तो इस तरह से आप यहाँ पे कंक्लूजन भी लिख सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन को यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, वो अपने टीचर को फॉलो कर लीजिएगा। तो मेन चीज़ हमें अननोन साइड्स और एंगल्स मालूम करने थे, तो वो हमने मालूम कर लिया। तो पार्ट नंबर 2 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। इसमें भी हमें अननोन साइड्स और एंगल्स को मालूम करना है। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले सोल्यूशन लिखा, सोल्यूशन लिखने के बाद क्वेश्चन में क्या क्या है वो चीज़ लिख लेते हैं। तो साइड की बात करें तो साइड आपको ए साइड जो है वो भी दी गई है 4 सेंटीमीटर, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो। बी साइड जो है इसमें भी अननोन है, तो बी साइड के आगे क्वेश्चन मार्क डाल लेते हैं। और तीसरी साइड सी की बात करें तो वो भी 4 सेंटीमीटर आपको दी गई है, ठीक है। इसके बाद एंगल्स की बात करें तो एंगल्स में एक ही एंगल आपको दिया गया है, एंगल ए जो है वो भी मालूम करना है आपने। और एंगल बी जो है वो आपको 90 डिग्री का दिया गया है, तो यहाँ पे 90 डिग्री लिख लो। और इसके बाद एंगल सी जो है इसके आगे भी क्वेश्चन मार्क डाल दो। तो दो एंगल्स और एक साइड मालूम करनी है। तो चलिए सबसे पहले साइड मालूम करते हैं। तो साइड मालूम करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट लिख ली, क्योंकि दो साइड्स अगर दी गई हों तो तीसरी हम मालूम कर सकते हैं। तो अब हमें सबसे पहले तो ये देखना होगा कि हाइपोटेनस कौन सा है, क्योंकि हाइपोटेनस जो है वो बाकी दो के इक्वल होता है पाइथागोरस थ्योरम के अंदर। तो हाइपोटेनस जो है वो 90 डिग्री के एंगल के सामने वाला हमेशा साइड होता है। तो ये वाली साइड हमारे पास जो है वो हाइपोटेनस कहलाएगी, ठीक है। तो बी साइड हाइपोटेनस से हमें पता चल गया। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बी का स्क्वायर, बाकी दो साइड्स दूसरी तरफ आती हैं, तो ए का स्क्वायर और सी का स्क्वायर दूसरी तरफ लिख लेते हैं। इसके बाद आगे अगर चलें तो बी की वैल्यू हमने मालूम करनी है। तो वैसे का वैसा ए की वैल्यू जो है आपको यहाँ पर नज़र आ रही है 4 है, और सी की वैल्यू भी 4 है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर लिख लेंगे प्लस 4 का स्क्वायर लिख लेंगे। तो बी स्क्वायर इक्वल्स कितना हो जाएगा हमारे पास, 4 4 द 16 प्लस 4 4 द 16। तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर इक्वल्स 32। अब 32 किसके इक्वल होगा, तो उसकी यहाँ पे फैक्टर्स बना लेते हैं। तो ये आ गया 32। तो 2 1 ज़ा 2, एक आगे गया, 2 6 ज़ा 12, 2 8 द 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 द 4 एंड 2 1 ज़ा 2। तो पेयर बना लो, क्योंकि हमें देखना होगा कि अंडर रूट से बाहर कौन सा और वैल्यू आ सकता है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर आप जो है इसको इधर से हमने स्क्वायर रूट ख़त्म करना है, तो इधर क्या आ जाएगा, b बच जाएगा। यानी कि इधर से स्क्वायर ख़त्म करना है तो इधर भी स्क्वायर रूट आ जाएगा, और इधर 32 के ऊपर भी आ जाएगा, ठीक है। तो अब आप देखिए b इक्वल कितना हो जाएगा, 32 के फैक्टर्स अगर लिखें तो देखिए 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2। तो इधर 5 2 थे ना, तो ये एक 2 अलग हो गया, बाकी के ऊपर स्क्वायर हो गया। तो स्क्वायर वाले जो हैं अब स्क्वायर रूट को कैंसिल करके बाहर निकल आएंगे। तो ये b इक्वल किसके बन जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 अंडर रूट 2, जिसको मैं अब ये 2 2 द 4 हो जाएगा। तो इतने स्टेप्स लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है, डायरेक्ट ही लिखते हैं इसको। तो b इक्वल्स 4 अंडर रूट 2, सेंटीमीटर में यूनिट है तो सेंटीमीटर। अब इसको हाईलाइट कर देते हैं। तो ये मैंने b की वैल्यू जो है उसे हाईलाइट कर दिया। तो एक साइड हमने मालूम कर ली। अब एंगल्स की बात करते हैं। एंगल्स की बात करें तो सबसे पहले अगर फिगर को देखें तो एंगल ए की तरफ ही जाते हैं, क्योंकि दोनों ही मालूम करने हैं सी और ए। तो एंगल ए की तरफ अगर जाएं तो अब आपको जैसे कि आप लोगों ने सीखा था, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टर्न परमानेंटली ब्लैक, ठीक है। तो इसमें हम साइन कॉस टेन तीनों से ही मालूम कर सकते हैं, क्योंकि तीनों साइड ही हमारे पास मौजूद है। लेकिन ज़्यादातर बच्चे जो हैं जो फिगर में वैल्यूज़ दी गई हैं उसी वैल्यूज़ को इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो हमारे पास हम एंगल ए मालूम कर रहे हैं, तो इसके सामने वाली साइड जो है पिछले क्वेश्चन की तरह परपेंडिकुलर बन जाएगी, और ये वाली साइड जो है हमारे पास बेस बन जाएगी। तो अब हमें ऐसा एंगल मालूम करना है जो कि इन दो साइड्स के इक्वल हो। तो परपेंडिकुलर और बेस किस में
है तो परपेंडिकुलर और बेस सिर्फ इस वाले tan के अंदर मौजूद है, ठीक है। तो हम tan को ही इस्तेमाल कर लेते हैं परपेंडिकुलर और बेस। तो इसलिए पिछले क्वेश्चन की तरह यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, सबसे पहले तो इधर लिख लूँगा नाव लिखने के बाद tan को इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहाँ पे बता देते हैं कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होती है। तो tan बराबर होता है टर्न परमानेंटली ब्लैक, तो ऊपर आ जाएगा परपेंडिकुलर और नीचे आ जाएगा ब्लैक से बेस, ठीक है। तो ये हमारे पास रेशियो आ गए। अब इसमें वैल्यू पुट कर लो। तो थीटा की जगह हम पिछले क्वेश्चन में आप लोगों को बताया था मैंने वहाँ पर डिटेल। तो यहाँ पे अब हम मेजरमेंट एंगल ए मालूम कर रहे हैं तो एंगल ए लिख लेंगे। परपेंडिकुलर और बेस जो है आप देख सकते हैं दोनों 4 हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी 4 आ जाएगा और यहाँ पर भी 4 आ जाएगा, ठीक है। तो अब tan को उधर लेकर जाएंगे तो कितना हो जाएगा, tan बन जाएगा हमारे पास tan इनवर्स, ठीक है। सॉरी, इनवर्स में -1 होता है और ये 4 द यानी 4 1 ज़ा 4 होता है तो यहाँ पे आ जाएगा 1 आंसर, ठीक है। तो tan इनवर्स यानी 1 का tan इनवर्स मालूम करना होगा तो मेजरमेंट एंगल ए इक्वल्स मालूम कर लेते हैं। तो ये आ गया हमारे पास कैलकुलेटर। 1 का tan इनवर्स मालूम करना है तो ये लिखा 1 और इसका tan इनवर्स मालूम करना है तो शिफ्ट का बटन दबा रखा है पहले से ही। तो यहाँ पे tan इनवर्स को दबाऊंगा तो देखिए अब इक्वल दबाऊंगा तो 45 आ जाएगा, ठीक है। तो मालूम करना सीख लीजिएगा अपने दोस्त से या टीचर से कि कैसे मालूम करते हैं। मेन चीज़ क्वेश्चन सॉल्व करना सीखना होता है तो वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो इसके बाद ये भी मैंने हाईलाइट कर लिया। एंगल ए जो है वो 45 डिग्री हो गया। अब हम एंगल सी जो है उसकी तरफ जाएंगे। तो एंगल सी मालूम करने के लिए हम उस रूल का इस्तेमाल करेंगे कि तीनों एंगल जो हैं वो उनको सम 180 होता है। तो यहाँ पर लिखा नाउ, यहाँ पर लिखा मेजरमेंट एंगल ए प्लस मेजरमेंट एंगल बी प्लस मेजरमेंट एंगल सी इक्वल्स हो जाएगा 180 डिग्री। अब एंगल सी मालूम करना है तो इसको इक्वेशन के इस तरफ ही रोक लेते हैं, बाकियों को उधर ले जाते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा मेजरमेंट एंगल ए माइनस मेजरमेंट एंगल बी। अब इनकी वैल्यूज़ पुट कर लो। तो मेजरमेंट एंगल सी इक्वल्स 180 डिग्री माइनस एंगल ए जो है अभी मालूम किया 45 डिग्री है और एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है, फिगर में आप देख सकते हैं। तो इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो ये मेजरमेंट एंगल सी इक्वल्स कितना आ जाएगा, में से यानी इन दोनों को ऐड करेंगे और इसमें से माइनस कर देंगे तो पीछे 45 ही बच जाएगा। कैलकुलेटर से आप बेशक मालूम कर लीजिएगा या मालूम करके दिखाऊं तो यहाँ पर देखिए 180 में से आपको माइनस करना है सबसे पहले तो 45, फिर माइनस करना है आपको 90, तो ये 90 लिखा और ये देखिए 45 बच गया। तो इस तरह से आप लोगों का एंगल सी भी मालूम हुआ। तो जो चीज़ें मालूम करनी थी वो मालूम कर ली। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। मेन चीज़ कॉन्सेप्ट्स को जहन में रखना है। तो ये आपके कॉन्सेप्ट्स हैं, वैल्यूज़ हाईलाइट बस आप मार्कर की मदद से कर दीजिएगा। रफ अमल को साइड पर ही रखिएगा, इसको भी मिटा दें तो बेहतर है। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, इससे पढ़ें तो इसमें क्या बोला जा रहा है। ईच साइड ऑफ आ स्क्वायर फील्ड इज़ 60 मीटर लॉन्ग। एक स्क्वायर फील्ड है जिसमें हर साइड जो है 60 मीटर लंबी है, ठीक है। आगे बोल रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ द फील्ड। ये जो स्क्वायर फील्ड है इसकी डायगोनल की लंबाई जो है वो आपने मालूम करके बतानी है, ठीक है। अब सबसे पहला सवाल तो यही होगा स्क्वायर फील्ड किसे कहा जाता है। तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि एक स्क्वायर शक्ल की जगह को, प्लॉट को, ठीक है, आप स्क्वायर फील्ड समझ सकते हैं, ठीक है। तो स्क्वायर का आप लोगों को पता है ना, स्क्वायर एक ऐसी ज्योमेट्री की फिगर होती है जिसमें हर साइड जो है वो एक जितनी होती है, ठीक है। तो सबसे पहले एक स्क्वायर बना लेते हैं, बल्कि उससे भी पहले इधर सॉल्व करने के लिए हम सॉल्यूशन लिखेंगे। तो यहाँ पे ये लिख लिया मैंने सॉल्यूशन, उसके बाद स्क्वायर बनाते हैं। तो ये मैंने स्क्वायर बना लिया और स्क्वायर बनाने के बाद इसकी जो लेंथ है वो 60 मीटर है साइड की। तो क्योंकि स्क्वायर शक्ल है तो हर जो लेंथ है वो 60 मीटर की ही हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि एक जैसी साइड होती हैं तो फिर अगर एक 60 मीटर है तो बाकी तीनों भी 60 मीटर होंगी। तो इस तरह से ये एक फिगर बन गई। इसको नाम दें तो इसको नाम दे देते हैं ए का, इसको नाम दे देते हैं बी का, इसको दे देते हैं सी का और इसको दे देते हैं डी का, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या किया, एक फिगर ड्रॉ की। तो जो जो बनाते हैं उसको साथ साथ लिख देते हैं स्टेटमेंट की सूरत में।
तो ये मैंने स्टेटमेंट लिख ली जिसमें बता दिया, क्योंकि नाम हमने अपनी तरफ से रखे हैं तो इसलिए यहाँ पे लेट लिख दिया। लेट ए बी सी डी इज़ आ स्क्वायर फील्ड। तो ए बी सी डी एक स्क्वायर फील्ड है विद ईच साइड ऑफ 60 मीटर लॉन्ग, जिसमें हर साइड जो है वो 60 मीटर की है। ये चीज़ बताने के बाद क्वेश्चन के दूसरे हिस्से में अब डायगनल जो है इस फील्ड का, उसकी लंबाई मालूम करनी है। तो डायगनल किसे कहा जाता है? किसी भी स्क्वायर के एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक ऐसी तिरछी लाइन या इंक्लाइंड लाइन जो है वो डायगनल कहलाती है। ठीक है, तो ये हमारे पास डायगनल लाइन हो जाएगी। इसको ब्लैक कलर से डाल लो या मार्कर से डाल लो, ठीक है, वो आपकी मर्ज़ी है, टीचर को फॉलो कर लीजिएगा। मैं चलो यहाँ रेड कलर अलाउ नहीं होता तो ब्लू कलर डाल देता हूँ। तो बेसिकली ये लाइन कितनी लंबी है ये हमें मालूम करना है। तो अब ये मालूम कैसे करेंगे? आसान सा है। देखिए, अगर मैं इसको 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 देखूँ तो मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई ना। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल का इस्तेमाल जो है आप अच्छे से सीख चुके हो, तो इसकी मदद से हम इजीली मालूम कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले अगर देखेंगे तो इस डायगनल को किससे रिप्रेजेंट किए करेंगे हम? ए और सी से, क्योंकि लाइन ए सी जो है वो डायगनल को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इसलिए हमें जो मालूम करना है वो ए सी की लंबाई मालूम करना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली। तो वो भी लिख देते हैं। तो ये मैंने लिख दिया, लाइन सेगमेंट ए सी इज़ अ रिक्वायर्ड डायगनल। अब इस डायगनल की लंबाई जो है ये हमने मालूम करनी है। तो ये कैसे मालूम होगी? तो आप देखिए, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल हो तो उसमें अगर दो साइड मालूम हो तो तीसरे की आप मालूम कर सकते हैं उस थ्योरम का इस्तेमाल करते हुए। तो दो साइड हमें मालूम है, इस तीसरी को मालूम करना है, तो पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करते हैं और मालूम कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे स्टेटमेंट लिख के बता देते हैं। तो ये लिख लिया मैंने, नाउ बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंगली जो हाइपोटेनस होता है, अब हाइपोटेनस कौन सा होगा? तो देखिए, इस ट्रायंगल में ये साइड जो है 90 डिग्री की है। ठीक है, तो 90 डिग्री के सामने वाली जो है वो हाइपोटेनस होती है। तो हमारी रिक्वायर्ड साइड जो है वही ए सी जो है वही हाइपोटेनस है। ठीक है, तो इसलिए अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर, तो हाइपोटेनस यहाँ पे क्या बनेगा? यहाँ पे ए सी बन जाएगा लाइन सेगमेंट। ठीक है, और यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर वो बराबर होता है बाकी दो के साइड्स के सम के स्क्वायर के। ठीक है, तो अब देखिए, इधर ए और बी एक साइड हो जाएगी हमारी। तो यहाँ पे मैं अगर लिखूँ ए लाइन सेगमेंट के लिए ऊपर लाइन डाल दी तो लाइन सेगमेंट ए बी, और दूसरी साइड एक ये हो जाएगी बी सी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बी सी या सी बी, कुछ भी लिखो, एक ही बात है। तो ये बेसिकली मेरे पास तीन साइड्स आ गई, ये हाइपोटेनस का स्क्वायर और ये परपेंडिकुलर और बेस, कुछ भी आप इसको समझ सकते हैं। अब इसके अंदर वैल्यूज़ पुट कर दो। वैल्यूज़ पुट करें तो देखिए, ये तो हमने मालूम करना है, तो इधर ए सी तो हम वैसे का वैसा ही लिख देंगे। तो ए सी, इसके ऊपर लाइन सेगमेंट का सिंबल और ये होल का स्क्वायर। अब ए बी की लंबाई कितनी है आप देख सकते हो 60, और बी सी की लंबाई कितनी है वो भी 60 मीटर है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा? 60 का स्क्वायर, और इधर चलो स्क्वायर ऐसे डाल देते हैं, 60 का स्क्वायर, और इधर भी आ जाएगा 60 का स्क्वायर। अब 60 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है? कैलकुलेटर से अगर आप मालूम करेंगे 6 6 36 होता है। तो ये तो अभी वैसे का वैसा चलता रहेगा, और इधर कितना आ जाएगा? 3600। ठीक है, और इधर भी कितना आ जाएगा? प्लस 6 6 36, और साथ में ये 100। कैलकुलेटर से स्क्वायर बेशक मालूम कर लीजिएगा। और फिर ए सी और ये होल का स्क्वायर, अब इन दोनों को अगर ऐड करें तो 3600 और 3600, तो 0 0 6 6 12, एक 3 3 6 और एक 7, तो 7200 हमारे पास वैल्यू आ जाती है। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट लें तो इधर क्या आ जाएगा? लाइन सेगमेंट ए सी बच जाएगा, स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, और इधर आ जाएगा हमारे पास 7200 का ऊपर स्क्वायर रूट। ठीक है, जो कि आपको सॉरी नज़र नहीं आ रहा, अब नज़र आ रहा होगा। ठीक है, अब इसका स्क्वायर रूट मालूम कर लेते हैं। तो स्क्वायर रूट कैसे मालूम करेंगे? तो मुख्तलिफ़ तरीके हैं, कैलकुलेटर से भी मालूम कर सकते हैं, लेकिन इसका प्रॉपर पूरा जवाब नहीं आएगा। तो आप इसको अगर ऐसे करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। जैसे 2 3 6, एक आगे गया, 2 6 12, 0 0 साथ में वापस, 2 1 2 2 8 16, फिर 0 0, फिर 2 9 18, फिर 0 0, फिर भी 2 पे भी जा सकता है। 2 पे ही करते रहते हैं बार बार। 2 4 8, और उसके बाद एक आगे गया तो 2 5 10। ठीक है, और ये आ गया 0। उसके बाद आगे अगर चलें तो 2 2 4, और 2 2 4, 2 5 10,
अब जो है ये 2 पे नहीं जा सकता, एंड में 5 है, तो 3 पे करके देख लेते हैं। 3 7 ज़ा 21, एक आगे गया, 3 5 ज़ा 15। उसके बाद आगे अगर चलें तो अब ये 3 2 द 6, ठीक है, एक आगे गया, 3 5 ज़ा 15। उसके बाद अब ये 3 पे भी नहीं जा सकता, अब ये 5 पे जाएगा, 5 5 ज़ा 25 एंड 5 1 ज़ा 5। तो बेसिकली यहाँ पे जो अगर हम पेयर की सूरत में देखें तो एक पेयर 2 का ये बना, एक पेयर ये बना, ये अकेला रह गया, और एक इधर 3 का पेयर और एक ये 5 का पेयर। तो पता क्या चला कि जो पेयर वाले हैं, ठीक है, इसको चलो आप ऐसे लिख सकते हो, लेकिन डायरेक्ट लिख देंगे ज़्यादा बेहतर है। तो आप यहाँ पे अगर इसको ऐसे लिखें तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2, या एक 2 चलो इसके साथ ही लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को देखने में आसानी हो। उसके बाद 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2। तो अब देखिए जो सारे 2 2 वाले हैं वो स्क्वायर रूट को ख़त्म कर देंगे, तो बाहर क्या बच जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, सारे स्क्वायर रूट से कैंसिल करके अंदर जो है सिर्फ 2 बच जाएगा। अब इन सारों को मल्टीप्लाई कर लो तो कितना हो जाएगा, 2 2 द 4 4 3 द 12 12 5 ज़ा 60। तो बेसिकली 60 अंडर रूट 2 आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो अब आपकी मर्ज़ी है इसको डायरेक्ट करो या कैसे करो, तरीका मैंने आपको मेन बता दिया, तो आप यहाँ पे आप डायरेक्ट ही कर दो। तो यहाँ पे 60 अंडर रूट 2, ठीक है, लेकिन टीचर कहता है स्टेप लिखो, तो आप स्टेप भी डाल दो। स्टेप वाला प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया। AC लाइन सेगमेंट जो है उसकी वैल्यू आ गई, और AC लाइन सेगमेंट जो है वो इस डायगोनल को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यही हमसे पूछा गया था। तो क्वेश्चन छोटा सा है, आसान सा है, कॉन्सेप्ट इसमें है, तो समझ आप लीजिएगा, पैटर्न अपने टीचर का फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, इसको पढ़ें तो इसमें क्या बोला जा रहा है, सॉल्व द फॉलोइंग ट्रायंगल्स व्हेन मेजरमेंट एंगल बी इक्वल्स 90 डिग्री। क्या मतलब हुआ कि द झेल दी गई ट्रायंगल्स को सॉल्व करिए अगर मेजरमेंट एंगल बी जो है वो 90 डिग्री का हो। अब ट्रांसलेशन की हद तक तो समझ में आ गया, लेकिन आप कहेंगे ट्रायंगल तो नज़र ही नहीं आ रही हैं। तो बेसिकली ये जो क्वेश्चंस के अंदर वैल्यूज़ दी गई हैं ये ट्रायंगल की साइड और एंगल हैं। तो बेसिकली आप ये समझ सकते हैं कि जिस ट्रायंगल को हमने सॉल्व करना है उसका एक एंगल दे दिया गया है और ये दो वैल्यूज़ दे दी गई हैं। अगर इस पहले क्वेश्चन को नोट करें तो जब भी आप बस ये बात जहन में रखिए, सॉल्व द ट्रायंगल का क्वेश्चन आए तो ट्रायंगल को सॉल्व करने से मुराद ये होता है कि ट्रायंगल की 3 साइड्स होती हैं और 3 एंगल होते हैं। तो तीनों साइड्स को मालूम कर लो और तीनों एंगल्स को मालूम कर लो, तो इस मालूम करने को सॉल्व करना कहा जाता है ट्रायंगल को, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। बाकी अब मैं पार्ट नंबर 1 सॉल्व करूँगा तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इस इंफॉर्मेशन और इस एंगल को इस्तेमाल करते हुए राइट एंगल ट्रायंगल बनानी है और रिमेनिंग वैल्यूज़ मालूम करनी है, ये क्वेश्चन के अंदर कहा जा रहा है। तो चलिए पार्ट नंबर 1 लिख के सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। इसे सॉल्व करें तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले सॉल्यूशन लिखा और क्वेश्चन में जैसे कि हमें ट्रायंगल को सॉल्व करना है, सॉल्व करने से मुराद क्या कि राइट एंगल ट्रायंगल की हमें बकिया साइड या रिमेनिंग साइड्स मालूम करनी है। जैसे कि एक स्टेटमेंट में हमें एंगल बता दिया गया है, एक इस पार्ट 1 के क्वेश्चन में बता दिया गया है, तो 2 एंगल बता दिए गए हैं और साथ में एक साइड भी बता दी गई है। तो टोटल 3 साइड और 3 एंगल होते हैं, तो 6 चीज़ें होती हैं। 6 में से 3 हमारे पास है, 3 हम मालूम कर लेते हैं, ठीक है। तो फिगर भी साथ में बना लेते हैं ताकि आप लोगों को आसानी रहे। तो राइट एंगल ट्रायंगल एक रफली स्केल की मदद से बना लीजिएगा। तो ये मैंने यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल बना ली, ठीक है। इसको थोड़ा कॉर्नर पे कर लेते हैं। इसके बाद जो है अब इसके नाम रखने हैं। अब नाम रखते वक्त आपको ख्याल रखना है क्योंकि स्टेटमेंट में जो मेजरमेंट एंगल बी है वो 90 डिग्री का बताया गया है, तो इस चीज़ का आप ख्याल रखिए। जितने भी क्वेश्चंस होंगे ये स्टेटमेंट सबके लिए इस्तेमाल हो रही है, तो सब में जो आपकी बी साइड है यानी कि 90 का एंगल ये वाला ही होता है, तो ये हमेशा बी का होना चाहिए, ठीक है। बाकी 2 साइड्स इसको आप ए रख सकते हैं, इसको सी रख सकते हैं, तब भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और अगर आप इसको सी रख दें और इसको ए रख दें तब भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ये मसला नहीं, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आपके जवाब सही निकलेंगे। लेकिन मैं एक ही पैटर्न को फॉलो करूंगा जो ज़्यादातर टीचर्स अपना रहे हैं ताकि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा आसानी हो, ठीक है। तो यहाँ पे नाम ABC रख लिया। अब जैसे कि एक एंगल तो 90 डिग्री का हो गया, तो ये तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। एक एंगल C
अब क्योंकि मैंने इसका नाम सी रखा है तो ये हमारे पास 60 डिग्री का हो गया, लेकिन अगर मैं ऊपर वाले को सी का नाम दे देता तो मैं यहाँ पे 60 डिग्री लिखता, ठीक है, फिर क्वेश्चन सॉल्व करता। तो क्योंकि हमने यहाँ पे इसका सी इसका नाम रखा है तो इसको 60 डिग्री रख दिया, बाकी सी जो साइड है ये हमें बताया गया है 3√3 सेंटीमीटर। अब ये साइड कौन सी होगी, तो आप यहाँ पे उसी रूल को फॉलो करिए। देखिए जो ये चीज़ थोड़ी अहम है, इस चीज़ का आपको ख्याल रखना होगा कि जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है ना वो हमेशा हाइपोटेनस होती है। तो इसलिए यहाँ पर आपने नाम का ख्याल रखना है। तो बी जो है हमेशा, क्योंकि यहाँ पे सी नाम दिया गया है तो इसका मतलब जो क्वेश्चन है उसमें ए बी सी के लेटर ही इस्तेमाल हुए हैं और बकिया नाम जो है वो ए और बी ही होगा, ठीक है। तो अब ऐसे में बकिया नाम ए और बी है तो बी हमेशा यहाँ पर आप लिखेंगे क्योंकि 90 के सामने जो है वो हमेशा बी होगा, ठीक है। बाकी जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे तो आप और चीज़ को समझते जाएंगे। अभी आप इस चीज़ को जहन में रखिए कि ये हमारा बी था तो इसके सामने वाले को हम बी का नाम दे देते हैं, ठीक है। ये साइड हमारी बी हो गई और ये हमारा ए है तो इसके सामने वाली साइड को हम ए का नाम दे देते हैं और ये सी है तो इसके सामने वाली साइड को हम सी का नाम दे देते हैं। तो सी के वैल्यू दे दी गई है जो कि 3√3 सेंटीमीटर है, तो मैं नीचे लिख लेता हूँ 3√3। बस ये लिख लेते हैं, सेंटीमीटर आंसर में लिख लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गई होगी। अब मुझे क्या करना है, इसको थोड़ा आगे कर लेता हूँ। तो ये मैंने फिगर को थोड़ा आगे कर लिया ताकि आप जो है वो इस चीज़ को बेहतर तरीके से समझ सको। तो 3√3 मैंने इसका यहाँ पर नाम रख लिया। अब यहाँ पर सॉल्यूशन में सबसे पहले जो गिवन डेटा है वो लिख लेते हैं। जैसे कि हमें मेजरमेंट एंगल सी दिया गया है, ठीक है, जो कि कितना है 60 डिग्री क्वेश्चन में। इसके अलावा एंगल की बात चल रही है तो मेजरमेंट एंगल बी स्टेटमेंट में बताया गया है जो कि कितना है 90 डिग्री। तो बकिया एक एंगल जो है वो हमें खुद से मालूम करना होगा जो कि क्या होगा, ए बच गया ना बाकी, तो एंगल ए जो है वो रिक्वायर्ड हो गया, रिमेनिंग हो गया, ठीक है। इसी तरह अगर आप उस पर जाएंगे साइड्स की तरफ तो देखिए एक साइड आपको बता दी गई है जो कि कौन सी है, सी आपको बताई गई है 3√3, ठीक है, सेंटीमीटर। इसके बाद ए और बी आपको नहीं बताई गई तो ए के आगे भी क्वेश्चन मार्क डाल दीजिए एंड बी के आगे भी क्वेश्चन मार्क डाल दीजिए। तो बेसिकली यहाँ से पता क्या चला आप लोगों को कि आपने एक एंगल मालूम करना है और दो साइड मालूम करनी है, तो ये फिर आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले क्या मालूम करें, एंगल भी मालूम कर सकते हैं, साइड भी कर सकते हैं। तो हम ऐसा करते हैं साइड ही मालूम कर लेते हैं। तो साइड अगर मालूम करें तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे स्टेटमेंट लिख के भी बता सकते हैं, डायरेक्टली भी कर सकते हैं, मेन चीज़ समझना है। तो मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ। तो ये मैंने यहाँ पर स्टेटमेंट लिख दी टू फाइंड ए एंड बी। तो अब ए और बी की वैल्यू मालूम करनी है, तो ये रहा हमारे पास ए और ये रहा बी, ठीक है। तो अब कैसे मालूम करेंगे, आप लोगों को पता है, जैसे कि 3 लेटर अगर लिखूँ, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टर्न परमानेंटली ब्लैक, ठीक है। इन तीनों लेटर्स को अगर ध्यान से देखें तो हमारे पास एंगल तो मौजूद है। तो अगर एक एंगल और एक साइड मौजूद हो तो आप इजीली कोई दूसरी साइड मालूम कर सकते हैं। कैसे, देखिए एंगल तो एस के साथ भी हो सकता है इस्तेमाल, सी के साथ भी हो सकता है, टी मतलब 10 के साथ भी हो सकता है, ठीक है। मेन चीज़ हमें ये देखना होता है कि जो साइड दी गई है वो कौन सी है। तो इसका नाम अगर रखें तो इस एंगल को हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जो एंगल इस्तेमाल कर रहे होते हैं उसके सामने वाली साइड को हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं। तो ये साइड जो होगी हमारी परपेंडिकुलर होगी और 90 के सामने ये है तो ये हमारी हाइपोटेनस होगी और ये बच गई तो ये हमारे पास जो है वो बेस कहलाएगी, ठीक है। अब यहाँ से आप लोगों को क्लियर हो गया कि कैसे मालूम करेंगे, जहन में आ जाना चाहिए। जैसे कि अब मेरे पास जो है परपेंडिकुलर की साइड है, तो इन तीनों में आप देखिए कि कौन सी जो है रेशोज़ वो उसमें परपेंडिकुलर मौजूद है। तो एक पहली में मौजूद है और एक थर्ड में मौजूद है, ठीक है। अब परपेंडिकुलर इन दोनों में मौजूद है तो आप इन दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपकी मर्ज़ी है, अगर आप साइन का इस्तेमाल करेंगे तो आपको हाइपोटेनस मालूम हो जाएगा और अगर आप इस वाली प्रॉपर्टी tan का इस्तेमाल करेंगे तो आप बेस मालूम कर लेंगे, ठीक है। तो इन दोनों की मदद से हम ये दोनों ही वैल्यू मालूम कर सकते हैं। तो 1 बाय 1 मालूम कर लेते हैं। तो पहले साइन वाली ही इस्तेमाल कर लेते हैं, तो इसको मिटाते हैं, ये गया यहाँ से मिट, ठीक है।
तो यहाँ पे अब मैं लिख सकता हूँ वी नो दैट लिख सकते हैं, जैसे कि या खाली लिख के बताऊँ, साइन थीटा जो है वो किसके बराबर होता है, सम पीपल हैव, तो पीपल से क्या बनेगा, परपेंडिकुलर, ठीक है, और हैव से क्या बनेगा, हाइपोटेनस, तो यहाँ पे ये हाइपोटेनस लिख दिया, ठीक है। तो साइन थीटा इसके बराबर होता है। तो अब इसके अंदर वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो साइन थीटा के साथ हमारे पास क्या आ जाएगा, थीटा के साथ हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 60, और इसके बाद परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास, ये साइड परपेंडिकुलर है, तो 3√3 जो है यहाँ पर आ जाएगा, और हाइपोटेनस जो है इसकी वैल्यू हमने मालूम करनी है, तो ये b के इक्वल रखा है, या पहले हम इसको नाम रख देते हैं, यहाँ पे c लिख देते हैं, परपेंडिकुलर इसके इक्वल है, और यहाँ पे हाइपोटेनस b के इक्वल है, तो यहाँ पर b रख देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद वैल्यूज पुट कर लेते हैं। साइन 60 जो है किसके इक्वल होता है, तो आपने टेबल बनाना सीखा था पिछले एक्सरसाइज में, ये रहा ट्रिग्नोमेट्री का टेबल, तो इसमें साइन 60 की बात कर रहे थे, तो ये रहा साइन और ये रहा 60 का कॉलम, तो इसमें साइन 60 जो है √3 डिवाइड बाय 2 के इक्वल होता है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ √3 डिवाइड बाय 2, और c की वैल्यू जो है आपको फिगर में नज़र आ रही है, जो कि 3√3 है, b की वैल्यू मालूम करनी है, तो ये वैसे का वैसा रह जाएगा। इसके बाद इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो b आके मल्टीप्लाई हो जाएगा √3 के साथ, तो b मल्टीप्लाई √3, आप ऐसे भी लिख सकते हो या बिना मल्टीप्ली के सिंबल डाल दे ऐसे भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे 3√3 पहले से मौजूद है, और साथ में 2 जो है इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हमें b की वैल्यू मालूम करनी है, तो b को अकेला रखना है, तो इसके साथ जो है √3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर लेकर जाएंगे दूसरी तरफ तो डिवाइड हो जाएगा, तो बेसिकली b इक्वल आ गया 3√3, ठीक है। या इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो 3 और 2 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, क्योंकि ये तीनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई तो हो रही हैं, ठीक है, यानी कि ये 3 मल्टीप्लाई बाय √3 मल्टीप्लाई बाय 2 ऐसे है, तो 3 और 2 को मल्टीप्लाई करें तो ये क्या हो जाएगा 6, और साथ में √3 मौजूद है, तो नीचे अब इधर से ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, तो इधर आ जाएगा √3, तो अब आप देखिए ये जो है इससे कैंसिल हो जाएगा, ऊपर नीचे सेम वैल्यूज़ हैं, तो b बेसिकली कितना आ गया 6, यूनिट इसका जो है वो सेंटीमीटर मौजूद है क्वेश्चन में, तो सेंटीमीटर डाल दीजिए। तो इस तरह से आपकी b की वैल्यू आ चुकी है। तो ये मैंने इसे हाईलाइट कर दिया। हाईलाइट करने के बाद अब b की वैल्यू मालूम करने के बाद अब हमें क्या मालूम करना है, जैसे कि क्वेश्चन में यहाँ बताया गया है a की वैल्यू मालूम करनी है। अब a की वैल्यू मालूम करें तो अब हमें दोबारा से देखना होगा, जैसे कि सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टर्न परमानेंटली ब्लैक, ठीक है। तो अब मेरे पास कौन कौन सी वैल्यू मौजूद है, मेरे पास जो है अगर देखा जाए तो हाइपोटेनस भी है और परपेंडिकुलर भी है। तो अब आपके पास चॉइस है, आप तो चाहे तो आप इससे मालूम करो क्योंकि इसमें बेस और हाइपोटेनस है, और हमारे पास हाइपोटेनस की वैल्यू अभी भी निकल कर आई है, लेकिन ज़्यादातर टीचर को जो क्वेश्चन में वैल्यू दी गई है उसी को इस्तेमाल करेंगे। अगर उसको लेकर चलना है तो आप इसको इस्तेमाल कर लीजिए, क्योंकि इसको इस्तेमाल करेंगे तो देखिए tan के साथ परपेंडिकुलर की वैल्यू इस्तेमाल होगी जो कि क्वेश्चन में गिवन है, और साथ में बेस अननोन रह जाएगी, तो आप इजीली मालूम कर लोगे। तो चलिए tan को इस्तेमाल कर लेते हैं। तो यहाँ पे tan को इस्तेमाल करें तो आपको चलो नज़र आना चाहिए, ये नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पे आप लिखिए नाव लिखने के बाद tan थीटा जो है वो किसके इक्वल होता है, आपको नज़र आ रहा है p से परपेंडिकुलर, ठीक है, और नीचे b से बेस बन जाएगा। तो यहाँ पे आपने बेस लिख दिया। अब इनकी वैल्यूज पुट कर दीजिए। तो एंगल तो हमारे पास 60 है, ठीक है, और परपेंडिकुलर जो है उसको किससे रिप्रेजेंट किया गया है, c से, और बेस को a से रिप्रेजेंट किया गया है, तो c डिवाइड बाय a हो जाएगा। अब tan 60 किसके इक्वल होता है, तो ऊपर टेबल में जाके देख लेते हैं। आप लोगों ने कहीं ना कहीं लिख रखा होगा साथ में क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले। तो tan 60 देखना था तो ये रहा आपका, यानी कि tan, और 60 देखना है तो ये 60 का कॉलम, और ये इसके सामने √3, तो √3 इस के इक्वल होता है tan 60। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं √3, और यहाँ पे c की जगह क्या है, c की जगह आप देख सकते हैं 3√3 मौजूद है, तो c की वैल्यू पुट करेंगे तो 3√3 आ गया, नीचे हमारे पास a आ गया, ठीक है। अब दोबारा वैसे ही करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो आप ये समझ सकते हैं 1 है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। तो अगर आप देखेंगे तो a जो है उसके साथ मल्टीप्लाई होगा √3 के साथ, तो यहाँ पे
ऐसे कर लीजिए और इधर 3√3 ही रहेगा क्योंकि इसके नीचे 1 था, इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो दोबारा यही जवाब आ जाएगा। अब मुझे ए की वैल्यू मालूम करनी है तो √3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको दूसरी तरफ ले जाऊंगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 3√3 पहले से है और नीचे डिवाइड होके बना √3। तो अब आप देखिए 3√3 एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा तो पीछे ए की वैल्यू आ जाएगी जो कि कितनी आई, 3 सेंटीमीटर। तो इस तरह से ए की वैल्यू जो है वो भी आप लोगों ने मालूम कर ली। अब जो है क्वेश्चन में यानी 2 साइड्स मालूम करनी थी, 2 साइड्स मालूम कर ली और अब हमें एंगल मालूम करना होगा। इसको मिटा देते हैं। तो एंगल मालूम करने के लिए क्या कि तीनों एंगल का सम जो है वो 180 होता है। तो 2 एंगल इधर हमें दे दिए गए हैं क्वेश्चन के अंदर। तो तीसरा अब एंगल ए जो है हम इजीली मालूम कर लेंगे, ठीक है। तो जैसे कि पिछले क्वेश्चन में आपने किया था तो स्टेटमेंट लिख लेते हैं। तो ये मैंने यहाँ पर स्टेटमेंट लिख ली, टू फाइंड मेजरमेंट एंगल ए। तो मेजरमेंट एंगल ए मालूम करने के लिए जो रूल हम अपनाएंगे, मेजरमेंट एंगल ए राइट एंगल ट्राइंगल की तीनों 180 के इक्वल होता है। तो मेजरमेंट एंगल बी प्लस मेजरमेंट एंगल सी, ये तीनों मिलाओ तो बदले में 180 डिग्री बनता है, ठीक है। अब ए की वैल्यू हमने मालूम करनी है तो इसकी है भी नहीं तो इसको यहाँ पर ही रहने देंगे। दूसरी तरफ 180 मौजूद है, इसमें से हम बी एंगल को भी माइनस कर देंगे और सी एंगल को भी माइनस कर देंगे, ठीक है। तो अब इसमें से जब माइनस करेंगे तो 180 डिग्री, एंगल बी जो है क्वेश्चन में आपने देखा होगा 90 डिग्री के इक्वल दिया गया है। एंगल सी जो है वो 60 डिग्री के इक्वल है। अगर आपको दिखाऊं तो ये फिगर में भी आपको, या यहाँ पर ही देखिए मेन चीज़ तो यहाँ पर ही है, ठीक है, गिवन डेटा में। तो अब जो है इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। तो यहाँ पे मेजरमेंट एंगल ए हमने लिखा, इसके बाद माइनस करें तो 90 और 60 कितना होता है, 150, ठीक है। 150 और 180 में से 150 निकाल दो तो 30 बचता है। तो एंगल ए जो है वो 30 डिग्री आ चुका है। तो इस तरह से एंगल ए जो है वो भी हमने मालूम कर लिया, ए जो है वो भी मालूम कर लिया, बी जो है वो भी मालूम कर लिया। तो 6 चीज़ें मालूम करनी थी, 3 क्वेश्चन में मौजूद थी, 3 मालूम हो गई। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। तो पार्ट नंबर 2 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। इसे सॉल्व करें तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले सॉल्यूशन लिखा। सॉल्यूशन लिखने के बाद हमें राइट एंगल ट्रायंगल बनानी है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन चुकी है। इसके बाद जैसे कि आप लोगों को पता है 3 चीज़ें क्वेश्चन में दे दी गई हैं, एक दो एंगल और एक साइड। तो 3 चीज़ें हमें मालूम करना है। तो जो चीज़ें दी गई हैं वो कौन कौन सी हैं। अगर एंगल्स की बात करें तो मेजरमेंट एंगल बी दिया गया है स्टेटमेंट में जो कि 90 डिग्री है। इसके अलावा मेजरमेंट एंगल सी दिया गया है जो कि 45 डिग्री है। तो यहाँ पे 45 लिख देते हैं। इसके अलावा हमें तीसरा एंगल जो है खुद मालूम करना पड़ेगा। तो एंड लिखने के बाद मेजरमेंट एंगल ए के आगे क्वेश्चन मार्क डाल दीजिए। इसके बाद साइड्स की बात करें तो एक साइड दी गई है जो कि 8 के इक्वल है, 8 सेंटीमीटर। और बी और सी हमें खुद मालूम करना पड़ेगा। तो ये बी लिख लिया। एंड सी साइड जो है खुद मालूम करनी है तो क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो सारा गिवन डेटा लिख लिया। अब हमें नाम लिखना है। तो पिछले क्वेश्चन की तरह जैसे कि आपको पता है 90 का एंगल जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल में एक ही होता है। तो उसका नाम बी रखा हुआ है क्वेश्चन में। तो यहाँ पे आप बी लिखेंगे, ठीक है। और ये 90 का एंगल हो गया। इसके बाद एक एंगल ये बन गया, एक एंगल ये बन गया। अब चाहे तो आप इसका नाम ए रखें, चाहे ऊपर वाले का नाम ए रखें, तो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन क्वेश्चन दोनों तरीके से सॉल्व हो जाएगा, तरीका एक ही है, ठीक है। हम ऐसा करते हैं, उसका नाम सी और इसका नाम ए रख लेते हैं। अब एंगल सी जो है क्वेश्चन वाले ने वो बताया 45 डिग्री का क्वेश्चन वाले ने। तो यहाँ पर 45 डिग्री लिख लेते हैं। अब कैसे मालूम होगा, सबसे पहले साइड्स मालूम करते हैं। तो हेडिंग डाल लेते हैं। तो ये मैंने हेडिंग डाल ली, टू फाइंड बी एंड सी। तो बी और सी साइड मालूम करना है। तो सबसे पहले बी साइड को ही अगर देखें तो बी साइड कैसे मालूम होगी। तो सबसे पहले तो हमें इधर भी साइड्स के नाम लिखने होंगे। तो बी के सामने बी, ठीक है, ए के सामने ए। डिटेल मैंने पार्ट नंबर 1 के अंदर बता दी कि इनका नाम ये क्यों रखा है, तो वहाँ जाके सुन लीजिएगा। बाकी इसको अब देखें तो हमें बी यानी कि ये मालूम करना है, इसको क्या बोलते हैं। ये 90 के एंगल के सामने है तो इसको हाइपोटेनस बोलते हैं। इस वाले एंगल को इस्तेमाल कर रहे हैं हम, तो इसके सामने ये वाला है तो इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। और ये वाला एंगल जो है बच गया, ये बेस बन जाएगा। तो तीनों साइड कंफर्म हो गए हमारे पास। अब इजीली आप मालूम कर सकते हो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की मदद से। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टर्न परमानेंटली ब्लैक।
अब इसके अंदर देखें तो हम अगर बी मालूम करें तो हाइपोटेनस है, तो इन तीनों में हाइपोटेनस जो है इसके अंदर मौजूद है और इसके अंदर मौजूद है, ठीक है। ये दोनों हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इन दोनों में से कौन सी इस्तेमाल करेंगे? हम वो इस्तेमाल करेंगे जिसमें से एक वैल्यू जो हमें दी गई है वो मौजूद हो। जैसे कि हमें दी कौन सी वैल्यू गई है, अभी लिखी नहीं हमने, ए जो कि 8 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे आप 8 सेंटीमीटर लिख दीजिए, ठीक है, या खाली 8 लिख दीजिए, जगह कम है तो। अगर ये 8 है, ठीक है, तो ए हमारे पास मौजूद है, ए जो यानी बेस मौजूद है। तो अगर मैं इसका इस्तेमाल करूँगा तो बेस हमारे पास मौजूद है, एंगल भी हमारे पास मौजूद है, तो हाइपोटेनस ईजिली मालूम हो जाएगा। तो कॉस वाली आइडेंटिटी से हम मालूम कर लेते हैं। तो यहाँ पर अब मैं लिखूँगा क्या चीज़, जैसे कि आप लोगों को पता है कॉस थीटा जो है कर्ली ब्राउन हेयर यानी कि बेस डिवाइड बाय हाइपोटेनस के इक्वल होता है। तो ये बेस डिवाइड बाय हाइपोटेनस लिख लिया। थीटा हमारे पास जो है वो कितना बताया गया है, वो हमें 45 का बताया गया है, तो यहाँ पे 45 लिख लूँगा। और इसके आगे बेस की वैल्यू ए यानी इस साइड का नाम ए रखा है और हाइपोटेनस साइड का नाम बी रखा है, तो यहाँ पे अभी इनके नाम लिख लेते हैं। अब इसके बाद आगे अगर चलें तो cos 45 कितना होता है, अब हमें टेबल चाहिए होगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वाला। तो ये रहा cos और ये रहा 45 का कॉलम और ये रहा 1 डिवाइड बाय √2। तो 1 डिवाइड बाय √2 जो है इसकी वैल्यू होती है cos 45 की। तो 1 डिवाइड बाय √2 इक्वल्स ए जो है हमारे पास आपको साथ में नज़र आ रहा है 8 सेंटीमीटर के इक्वल है, तो यहाँ पे 8 लिखा और यहाँ पे बी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो b मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा, इधर 8 मल्टीप्लाई बाय √2 हो जाएगा, ठीक है। अब b 1 ज़ा b, ठीक है, यानी b एक के साथ मल्टीप्लाई होकर दोबारा b बन जाएगा और 8 √2 जो है ये हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी। सेंटीमीटर में यूनिट है तो ये लिख दिया और इसके साथ ही हमने इसे हाईलाइट कर दिया। तो b की वैल्यू हमने मालूम कर ली। अब मालूम करते हैं किसकी, c की। तो c जो है हमारे पास परपेंडिकुलर वाली साइड है, तो दोबारा से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टर्न परमानेंटली ब्लैक, ठीक है। तो परपेंडिकुलर किस में है, अगर आप देखेंगे परपेंडिकुलर जो है इस वाले के अंदर मौजूद है और इस वाले के अंदर मौजूद है, लेकिन हमें गिवन डेटा में बेस बताई गई है तो हम इसको इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन के अंदर वैल्यू दी गई है वो जो मालूम करना है परपेंडिकुलर वो भी मौजूद है और जो क्वेश्चन में वैल्यू दी गई है वो भी मौजूद है। लेकिन आप इसकी मदद से भी मालूम कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हाइपोटेनस की वैल्यू अभी हमने मालूम यहाँ पर नीचे कर ली है। लेकिन ज़्यादातर बच्चे इस tan वाले को ही इस्तेमाल करेंगे रेशियो को, तो हम भी सही कर लेते हैं। तो यहाँ पर अब दोबारा से लिखेंगे नाउ लिखने के बाद इधर लिख लेते हैं tan थीटा, और tan थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर, ठीक है, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म आ गई, और डिवाइड बाय बेस, तो यह यहाँ पे मैंने बेस लिख दिया। तो एंगल हमारे पास 45 गिवन है, तो यहाँ पे लिख लूँगा tan 45 डिग्री, और साथ में परपेंडिकुलर हमारे पास जो है वो हमने मालूम करना है, और उस साइड का नाम जो है वो हमने c रखा हुआ है। तो इट्स मीन के यहाँ पे मैं के स्मॉल c डाल दूँगा, और बेस का नाम हमने क्या रखा हुआ a, तो यहाँ पे मैं a डाल दूंगा, ठीक है। वैल्यूज़ देखते हैं tan 45 की, तो ये आ गया टेबल, ये रहा हमारे पास 10, ये रहा हमारे पास 45 का कॉलम, और ये रहा इसकी वैल्यू जो कि 1 है, ठीक है। तो tan 45 जो है वो 1 के इक्वल होता है, तो यहाँ पे भी हमारे पास 1 आया। c की वैल्यू हम मालूम कर रहे हैं, a की वैल्यू जो है क्वेश्चन में देखें तो 8 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। तो 8 ये इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई भी करोगे तब भी वही जवाब आएगा, लेकिन इधर आसान सा है, c उधर ही रह जाएगा, तो हम इजीली मालूम कर सकते हैं। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 8 इक्वल c, तो ये क्या हो गया, 8 इक्वल c, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, c इक्वल्स 8 सेंटीमीटर। तो इस तरह से c की वैल्यू जो है वो भी हमने मालूम कर ली, b की भी मालूम कर ली, तो वह साइड्स मालूम करने का काम पूरा हो गया। अब हमारे पास रह गया एंगल्स मालूम करने का काम, तो इस तरफ अमल को मिटा देते हैं। एंगल मालूम करना आसान है, आपको 2 एंगल दे दिए गए हैं, एंगल b और c, तो तीसरा आप एंगल a इजीली मालूम कर लोगे रूल का इस्तेमाल करते हुए, ठीक है। तो हेडिंग डालते हैं, तो ये मैंने हेडिंग डाल ली, टू फाइंड एंगल a, तो हमें पता है मेजरमेंट एंगल a प्लस मेजरमेंट एंगल b प्लस मेजरमेंट एंगल c, तीनों एंगल्स का सम जो होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो अब एंगल a मालूम करना है, एंगल a को इधर रहने देते हैं और बाकियों को उधर लेकर चले जाते हैं। तो यहाँ पे मेजरमेंट एंगल b आ जाएगा, साथ में माइनस
मेजरमेंट एंगल सी, क्योंकि ये उस साइड से आई हैं इसलिए माइनस लिख रहे हैं, तो मेजरमेंट एंगल ए इक्वल आ जाएगा 180 माइनस, और ये बी जो है हमारे पास 90 के इक्वल है और सी हमारे पास 45 के इक्वल है। ठीक है, तो मेजरमेंट एंगल ए किसके इक्वल हो जाएगा, मेजरमेंट एंगल ए बराबर आ जाएगा 180 में से 90 गए तो 90, फिर 45 गए तो पीछे 45, तो माइनस करके देख लीजिएगा, आपका जवाब जो है 45 ही आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो है रिक्वायर्ड एंगल आ गया, और ये 3 साइड्स पूछी गई थी तो तीनों साइड्स बता दी, तो इसके साथ ही ये क्वेश्चन जो है वो ख़त्म हुआ। तो पार्ट नंबर 3 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, इसे सॉल्व करें। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इधर लिखेंगे सॉल्यूशन लिखने के बाद हमें जो गिवन डेटा दिया गया है वो साइड्स की बात करें तो ए की वैल्यू दी गई है जो कि 12 सेंटीमीटर है, इसके अलावा हमें सी की वैल्यू दी गई है जो कि 6 सेंटीमीटर है, इसके अलावा जो थर्ड साइड बी होगी वो हमें खुद मालूम करना होगा। इसके अलावा एंगल्स की बात करें तो मेजरमेंट एंगल बी स्टेटमेंट में दिया गया है जो कि 90 डिग्री है, इसके अलावा मेजरमेंट एंगल ए भी खुद से मालूम करना होगा, और मेजरमेंट एंगल सी जो है वो भी खुद से मालूम करना होगा। ठीक है, तो ये तो गिवन डेटा हो गया। बाकी अगर फिगर बनाए तो आप यहाँ पर एक फ़िगर बना लीजिए राइट एंगल ट्राइंगल की। तो ये हमारे पास फिगर बन गई। यहाँ पर इसके नाम अगर मेंशन करें तो बी नाम तो 90 एंगल का ही रहेगा क्वेश्चन में क्योंकि लिखा हुआ है, तो बाकी इसके नाम आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। तो सबके नाम ए सी रख रहे हैं तो इसका भी ए सी रख लेते हैं। ठीक है, बाकी इनके साइड्स के नाम रखें तो साइड्स में ये साइड हमारे पास बी की हो जाएगी, ये साइड हमारे पास ए हो जाएगी, और ये साइड हमारे पास जो है वो सी हो जाएगी। ठीक है, और ये एक एंगल हो गया। तो बेसिकली हमें अब क्या करना है, हमें एक साइड मालूम करनी है और 2 एंगल्स मालूम करने हैं इस क्वेश्चन के अंदर। तो चलिए सबसे पहले साइड मालूम करते हैं, तो स्टेटमेंट लिखते हैं। तो ये मैंने यहाँ पर स्टेटमेंट लिख ली टू फाइंड बी, क्योंकि सिर्फ एक साइड ही मालूम करनी है। तो आप लोगों को पता है राइट एंगल ट्राइंगल में अगर 2 साइड दी गई हों, सिर्फ एक साइड मालूम करनी हो तो आप पाइथागोरस की थ्योरम को इस्तेमाल करते हुए मालूम कर सकते हैं। तो चलिए स्टेटमेंट लिखते हैं। तो ये मैंने यहाँ पर स्टेटमेंट लिख ली। स्टेटमेंट लिखने के बाद अब पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर जो है वो बराबर होता है बाकी 2 के स्क्वायर के सम के। ठीक है, तो हाइपोटेनस 90 के एंगल के सामने वाला होता है, तो बी साइड जो है हमारे पास हाइपोटेनस होगी। ठीक है, तो इसका नाम हाइपोटेनस इस साइड का है तो हाइपोटेनस लिख लेते हैं। आई होप ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो एक तरफ हमें बस हाइपोटेनस ढूंढना था तो इसका स्क्वायर आ गया, बाकी दूसरी साइड पे जो दोनों साइड्स हैं उनका स्क्वायर का सम आ जाएगा। ठीक है, अब इस पाइथागोरस में वैल्यूज़ पुट करें तो बी की वैल्यू तो मालूम ही करनी है, तो ये वैसे का वैसा रहेगा। ए की वैल्यू जो है आपके सामने यहाँ पे 12 सेंटीमीटर है, तो आप बेशक फिगर में क्योंकि दी गई हैं तो यहाँ पे 12 लिख सकते हैं, और सी की वैल्यू फिगर के अंदर कितनी 6 दी गई है तो यहाँ पे आप 6 लिख सकते हो। तो यहाँ पर भी ए की जगह मैं 12 होल का स्क्वायर लिख लूँगा और सी की जगह 6 होल का स्क्वायर लिख लूँगा। फर्दर आगे चलूँगा तो बी स्क्वायर फिर आ जाएगा, 12 का स्क्वायर 144 होता है और 6 का स्क्वायर जो है वो 36 होता है। ठीक है, इसको फर्दर आगे चलाएं तो बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 144 में 36 ऐड कर दो, तो 144 में 36 ऐड करेंगे, 6 और 4 10, 1 4 और 1 5 6 7 8 और 1 180 आ जाएगा। ठीक है, तो अब 180 जो है इसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा क्योंकि इधर जो है इधर भी स्क्वायर रूट और इधर भी स्क्वायर रूट, तो जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये बन जाएगा कुछ ऐसे। ठीक है, अब 180 का स्क्वायर रूट कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, लेकिन इसका जो जवाब है वो इससे निकाल लेते हैं, आसान रहेगा। 2 9 18 0, उसके बाद 2 4 8, 1 आगे गया, 2 5 10, उसके बाद अब ये 3 पे जाता है, 3 1 3, 3 5 15, फिर 3 5 15 और फिर 5 1 5, तो कितना आया, 2 दफ़ा 2 है, 2 दफ़ा 3 है और 1 दफ़ा 5 है। तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 और ये स्क्वायर रूट। ठीक है, अब स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो जो स्क्वायर वाली वैल्यूज़ हैं वो बाहर आ जाएंगी और जो बिना स्क्वायर वाली है वो अंदर रह जाएगी, तो 5 जो है वो अंदर रह जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 3 2 6, 6 अंडर रूट 5 जो है हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा रफ एरिया। तो 6 अंडर रूट 5 जो है वो आप यहाँ पर आंसर लिख लीजिए। तो बी की वैल्यू आई 6 अंडर रूट 5 और यूनिट सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लिख लिया।
तो ये मैंने इसे हाईलाइट भी कर लिया। तो साइड्स अब हमारे पास तीनों पूरी हो गई। अब हमें एंगल्स मालूम करने हैं, तो चलिए एंगल्स के लिए यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे हेडिंग डाल दी, टू फाइंड एंगल्स। अब एंगल कौन कौन से मालूम करने हैं, एक तो अगर देखेंगे फिगर में देख लें, एक ए मालूम करना है और एक सी मालूम करना है, ठीक है। तो हम कौन सा पहले मालूम करें, इस सी को मालूम कर लेते हैं। तो इसको अगर मालूम करने जा रहे हैं तो इसके सामने वाली साइड जो है वो क्या कहलाएगी, वो परपेंडिकुलर कहलाएगी, और ये पीछे बच गई तो ये बेस कहलाएगी, ठीक है। तो इसको सर्कल को मिटा देते हैं, ये सर्कल गया मिट। अब इस वैल्यू को इस्तेमाल करते हुए आप लोगों को पता है कि वो तीन लाइनें कौन सी होती हैं, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टर्न परमानेंटली ब्लैक, ठीक है। अब हम किन दो को इस्तेमाल करेंगे, हमारे पास बेस दी गई है क्वेश्चन के अंदर और परपेंडिकुलर। वैसे तो अब आपके पास तीनों वैल्यू हैं, ए भी है, बी भी है और सी भी है, ठीक है। तो आप किसी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर बच्चे इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे क्योंकि क्वेश्चन के अंदर ये दो वैल्यूज़ दी गई हैं। तो हम भी इसी का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो हमें क्या मालूम करना है, हमें एंगल मालूम करना है। तो बेस और परपेंडिकुलर किस में है, बेस और परपेंडिकुलर इसमें है, तो इसी का इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल करें तो अब हम tan वाली वैल्यू का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यहाँ पे tan लिखना होगा हमें। तो लिख लेते हैं, इस सर्कल को मिटाया, यहाँ पर लिख लेते हैं हम जो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती है, tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, ठीक है। यही बना ना, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। अब परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, देखिए परपेंडिकुलर है 6 और बेस है 12, तो 6/12 आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पे थीटा जो है, अब हम क्या रख रहे हैं, हम एंगल सी मालूम कर रहे हैं जो कि अननोन है। तो थीटा की जगह जो आ जाएगा यहाँ पे tan मेजरमेंट एंगल सी इक्वल्स, और इसका नाम सी रखा था और नीचे वाले का नाम बी था, आई थिंक, नो सॉरी ए था, सी के बाद ए नाम था इसका बेस का, तो यहाँ पे ए रख दिया, ठीक है। इनकी साइड्स लिख दी। साइड्स लिखने के बाद tan उस साइड पे चला जाएगा, इधर मेजरमेंट एंगल सी रह जाएगा, तो इस साइड पे tan आने के बाद tan इन्वर्स बन जाएगा। सी की वैल्यू कितनी है 6 और ए की वैल्यू है 12, तो 6/12 आ जाएगा, तो 6/12, ठीक है। तो ये tan इन्वर्स मालूम करना है 6/12 का, तो 6 1 6, 6 2 12। तो पीछे आया हमारे पास मेजरमेंट एंगल सी इक्वल्स tan इनवर्स 1/2। 1/2 को 0.5 भी कहा जाता है क्योंकि आधा होता है, कैलकुलेटर लेकर आते हैं। तो ये आ गया हमारे पास कैलकुलेटर। तो देखिए 1/2 जो है वो 0.5 के इक्वल होता है, ठीक है। तो मुझे इसका tan इनवर्स मालूम करना है, तो शिफ्ट का बटन दबाएंगे आप, ठीक है। उसके बाद ये tan इनवर्स आ गया। तो जैसे ही tan इनवर्स लिया उस 0.5 का, तो 26.56 आ गया, ठीक है। तो हम यहाँ पे 5 के बाद 6 है, 5 से बड़ा नंबर है, तो आप इधर एक बढ़ा सकते हैं, तो 26.6 भी लिख सकते हैं, 26.5 भी लिख दो। तो करीब तरीन है, लेकिन असूलन जो है 6 लिखना चाहिए। तो कभी आपकी बुक में 6 लिखा होता है, कभी राउंड ऑफ हुआ होता है, कभी नहीं हुआ होता, तो इसमें आप परेशान मत होइएगा, आप हर बार राउंड ऑफ करके लिख दो, आप लोग सीख चुके होंगे अभी तक। तो 26.6 है, तो 26.6, और यहाँ पे हमारे पास अब किस चीज़ का सिंबल आएगा, एंगल मालूम किया तो डिग्री का सिंबल आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास मेजरमेंट एंगल सी आ गया। अब सी मालूम करने के बाद बी हमें मालूम है, अब हमें ए मालूम करना है। तो अब तो आसान है, दो एंगल मालूम हो तो आप क्या करते हैं, इस रूल का इस्तेमाल करते हैं, मेजरमेंट एंगल ए प्लस मेजरमेंट एंगल बी प्लस मेजरमेंट एंगल सी। तो ये तीनों एंगल्स मिलाओ तो 180 के इक्वल होते हैं। तो अब दो हमारे पास मौजूद हैं, तो ए हमने मालूम करना है, तो मेजरमेंट एंगल ए इधर रहने देते हैं और बाकी दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो यहाँ पे माइनस मेजरमेंट एंगल बी आ जाएगा, माइनस मेजरमेंट एंगल सी आ जाएगा। तो मेजरमेंट एंगल ए जो है, अब सॉरी एंगल नहीं डाला, तो मेजरमेंट एंगल ए जो है अब किसके इक्वल आ जाएगा, तो 180 डिग्री में से एंगल बी जो है वो क्वेश्चन में 90 डिग्री के इक्वल दिया गया है, एंगल सी ऊपर ही नज़र आ रहा है 26.6 है, तो ये माइनस कर दो तो एंगल ए आ जाएगा आपके पास। तो यहाँ पे मेजरमेंट एंगल ए वो बराबर किसके आया, तो ये कैलकुलेटर आ गया, इसी पे कर लेते हैं आपके लिए क्योंकि पॉइंट है इसमें। तो 180 में से 90 गया तो 90 रह जाएगा, ठीक है। और 90 में से ये 26 निकाल दो तो ये -26
0.6, तो ये पीछे हमारे पास 63.4 आ जाएगा, तो 63.4 डिग्री। तो ये मैंने इसे भी हाईलाइट कर दिया, कैलकुलेटर हटा देते हैं। तो 3 एंगल्स मालूम करने थे, तो 2 एंगल्स मालूम कर लिए, एक क्वेश्चन में मौजूद है, और 3 साइड मालूम करनी थी, तो एक साइड मालूम कर ली, 2 क्वेश्चन में मौजूद हैं। तो इस तरह से तमाम चीज़ें मालूम कर ली। तो पार्ट नंबर 4 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, इसे सॉल्व करें। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले सोल्यूशन लिखा, सोल्यूशन लिखने के बाद जो क्वेश्चन में गिवन डेटा है वो लिख लेते हैं। तो हमारे पास सी की वैल्यू दी गई है जो कि कितनी है, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बाकी ए और बी जो है वो हमें खुद मालूम करना होगा। तो ए के आगे भी क्वेश्चन मार्क डाल देते हैं, एंड बी के आगे भी क्वेश्चन मार्क डाल देते हैं। इसके अलावा एंगल्स की बात करें तो एक एंगल दिया गया है, मेजरमेंट एंगल ए, जो कि 60 डिग्री है। तो मेजरमेंट एंगल बी स्टेटमेंट में दिया गया है जो कि 90 डिग्री है। और तीसरे एंगल की मेजरमेंट एंगल सी की बात करें तो ये हमें फिर खुद मालूम करना पड़ेगा। तो बेसिकली क्वेश्चन में करना क्या है, क्वेश्चन में 2 साइड्स मालूम करनी है और एक एंगल मालूम करना है। ठीक है, तो चलिए फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। फिगर ड्रॉ करें तो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए स्केल की मदद से। और फिगर बनाने के बाद जो है नाम इसके लिखें, तो इसका नाम तो बी ही रहेगा क्योंकि 90 का एंगल है। अब इसका नाम आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में जो वैल्यू दी गई है उसको अगर जैसे कि एंगल दिया गया है हमारे पास 60, तो आप 60 यहाँ पे भी लिख सकते हो और इसका नाम सी भी रख सकते हो, ए भी रख सकते हो, और ऊपर भी लिख दोगे तब भी बात ठीक है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि तीनों एंगल का सम जो है 180 होता है। ठीक है, तो ये 90 है। ठीक है, तो इन दोनों को मिला के 180 बनना चाहिए। तो अगर हम ऊपर 60 लिख देंगे, ठीक है, तो ये 30 का एंगल निकलेगा जो सॉल्व करने से आंसर आएगा। अगर हम नीचे 60 लिख देंगे तो ऊपर का 30 सॉल्व करने से आंसर निकल आएगा। तो आपकी मर्ज़ी है, ये बताना चाहता हूँ आपको। तो हम ऐसे ही कर लेते हैं, इसका नाम हम चलो सी रखते आ रहे हैं तो सी ही रख देते हैं, और इसका नाम हम ए रख देते हैं। ठीक है, तो एंगल ए 60 डिग्री दिया गया है, तो यहाँ पे 60 डिग्री लिख दो, और एंगल सी हमने मालूम करना है। इस साइड का नाम जो है बी रख दिया, इस साइड का नाम फिर ए रख देते हैं, और इस साइड का नाम हम फिर सी रख देते हैं। सी की वैल्यू क्वेश्चन में दे दी गई है 4, बाकी ए बी की हमें मालूम करनी होगी। तो चलिए सबसे पहले साइड्स मालूम करते हैं, तो स्टेटमेंट लिखते हैं। तो ये मैंने स्टेटमेंट लिख ली, टू फाइंड ए एंड बी। ए और बी मालूम करने के लिए अब हमें क्या करना होगा, पिछले क्वेश्चंस की तरह ही हमें ये देखना होगा कि एंगल तो हम इस्तेमाल कर सकते हैं ये वाला, क्योंकि 60 डिग्री है हमारे पास। अब इसके साथ अब हमें ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इस्तेमाल करनी होगी जिसमें ये साइड इस्तेमाल हो। तो अब इस साइड का नाम रखें। अगर हम इस एंगल को इस्तेमाल कर रहे हैं साइड मालूम करने के लिए, तो इसके सामने वाला जो एंगल है वो क्या कहलाएगा, वो परपेंडिकुलर कहलाएगा। ठीक है, और फिर ये जो है आपके पास ये हाइपोटेनस कहलाएगा क्योंकि 90 के सामने है। तो बाकी जो बच गया वो ये हमारे पास बेस कहलाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको अब अच्छे से याद हो चुकी होंगी। इन एरोज़ को मिटा देते हैं। तो अब हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारे पास जो रेशोज़ हैं उसमें सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टर्न परमानेंटली ब्लैक, तो ये 3 होती हैं। तो अब ऐसी कौन सी साइड है जिसके अंदर बेस का इस्तेमाल हो, और फिर हम ए की वैल्यू भी मालूम कर सकते हैं, बी की भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर इसको देखें तो इसका इस्तेमाल करके हम यहाँ से बेस की वैल्यू दी गई है तो हाइपोटेनस की वैल्यू मालूम कर सकते हैं, और इसका इस्तेमाल करने के बाद हम यहाँ से परपेंडिकुलर की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। तो कॉस और टेन दोनों से मालूम कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपके कॉन्सेप्ट्स बन चुके होंगे अब तक। तो नहीं बने तो कोशिश करिए, अभी भी वक्त है। जैसे कि सॉरी, सबसे पहले हम क्या मालूम करें, कुछ भी मालूम कर सकते हो, ए मालूम करो, बी मालूम करो। तो अगर कॉस को इस्तेमाल करूं तो कौन सा क्या मालूम होगा हमें, अगर मैं कॉस थीटा को इस्तेमाल करूं तो कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, वो बराबर होता है बेस, ठीक है, डिवाइड बाय हाइपोटेनस। ठीक है, तो हाइपोटेनस को शॉर्ट फॉर्म में HYP लिख देंगे। अब थीटा जो है हम ये इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, 60 डिग्री का, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कॉस 60 डिग्री। ठीक है, और बेस जो है वो किसके इक्वल है, सी के इक्वल है, तो यहाँ पे सी लिख देते हैं, और हाइपोटेनस जो है वो बी के इक्वल है, यहाँ पर बी लिख देते हैं। इसके बाद कॉस 60 की वैल्यू चेक करें तो टेबल हमें चाहिए होगा, तो ये आ गया हमारे पास टेबल, तो कॉस और ये रहा हमारे पास 60
का कॉलम और ये रहा इसकी वैल्यू, तो 1/2, तो cos 160 बराबर होता है 1/2, तो यहाँ पे आ गया 1/2। इसके बाद अब हमारे पास C/B, तो C की वैल्यू फिगर में आप देख सकते हैं 4 है और B अननोन है, तो B वैसे का वैसा। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो 1 के साथ आके इधर B मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 के साथ जाके 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 × 4, तो B1 से जो भी वैल्यू मल्टीप्लाई होती है वही दोबारा आ जाती है, तो यहाँ पे रह जाएगा ओनली B, और 4 टू द कितना होता है 8। तो ये मैंने यहाँ पर 8 सेंटीमीटर लिख लिया और इसे हाईलाइट कर दिया। एक और चीज़ आपको बतानी थी, अगर जो बच्चे जो हैं यहाँ पर नाम A रख रहे हैं और यहाँ पर नाम C रख रहे हैं, ठीक है, उन बच्चों के आंसर में क्या होगा, उन बच्चों के आंसर में यहाँ पे B की जगह C हो सकता है, ठीक है। तो उससे मसला नहीं है, आपकी जो 2 साइड मालूम करनी है उनमें से एक साइड जो है 8 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इस चीज़ को आपने जहन में रखना है। अगर 8 सेंटीमीटर निकल रहा है एक साइड तो फिर इट्स मीन के आपका क्वेश्चन ठीक है, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे। इसके अलावा अब हमें दूसरी साइड मालूम करनी है, तो दूसरी साइड अगर देखें तो B कौन कौन सी मालूम करनी थी, A और B, तो हमने पहले B मालूम कर ली, तो अब A मालूम कर लेते हैं। तो A जो है वो परपेंडिकुलर है, तो अब हमें ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो देखनी होगी जिसमें बेस की वैल्यू दी गई है और परपेंडिकुलर भी हो, ठीक है, बेस और परपेंडिकुलर। वैसे तो हम क्योंकि इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन के अंदर वैल्यू दी गई है इसी को इस्तेमाल करते रहते हैं। तो देखिए बेस जो है और परपेंडिकुलर जो है, जैसे कि पहले बताया था इस वाली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में है, तो tan की मदद से हम इजीली मालूम कर सकते हैं। तो देखिए मैं मालूम करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे नाउ लिखने के बाद आप लोगों को पता है कि tan थीटा जो है बराबर किसके होता है, परपेंडिकुलर, ठीक है, और डिवाइड बाय बेस, ठीक है। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हो। अब इसके अंदर वैल्यूज़ पुट कर दो। थीटा हमारे पास 60 है, ठीक है, और 60 तो यहाँ पे आ जाएगा tan 60 डिग्री, तो यहाँ पे लिखता हूँ tan 60 डिग्री, और इधर परपेंडिकुलर जो है हमारे पास हमने मालूम करना है, और ये A के इक्वल रखा है हमने फिगर के अंदर, तो ये A हो गया। बेस हमने जो है वो C के इक्वल रखा था, यस, और 4 वैल्यू है इसकी, तो यहाँ पे आ जाएगा C। तो देखिए परपेंडिकुलर की जगह हमने उसकी साइड का नाम लिख दिया और बेस की जगह उसकी साइड का नाम लिख दिया। अब tan 60 किसके इक्वल होता है, टेबल देख लेते हैं। तो टेबल को अगर फॉलो करें तो यहाँ पे आपको tan नज़र आ रहा है, और 60 को देखें तो ये 60 है, और इसके सामने √3, तो √3 के इक्वल होता है tan 60। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ √3 और इधर A की जगह A तो हमने मालूम करना है, C की वैल्यू 4 है, तो यहाँ पे 4, तो 4 इधर डिवाइड हो रहा है, तो दूसरी तरफ अगर इसको लेके जाऊँ तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है तो जिसके नीचे कुछ नहीं होता वहाँ पे 1 होता है, तो अब आप इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तब भी वही जवाब आएगा, ठीक है। तो जब भी इस तरह की सिचुएशन हो, यहाँ से डिवाइड हो रही हो वैल्यू, तो दूसरी तरफ ले जाओ, यानी कि जो वैल्यू मालूम करनी है उसको अकेला रखना होता है। तो बेसिकली ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 4√3 इक्वल्स A। तो बेसिकली A की वैल्यू क्या है हमारे पास, A की वैल्यू आई हमारे पास 4√3, और यहाँ पे सेंटीमीटर यूनिट है तो सेंटीमीटर। तो ये मैंने इसे हाईलाइट भी कर दिया और A और B दोनों वैल्यूज़ आ गई। अब हमें एंगल मालूम करना है, तो उसके लिए स्टेटमेंट लिख देते हैं। तो ये लिख दी मैंने स्टेटमेंट टू फाइंड एंगल। अब एंगल कौन सा, देखिए 2 एंगल हमारे पास मौजूद है, तो तीसरा मालूम करना तो फिर आसान हो जाएगा। जैसे कि 60 और 90 है, तो हम 180 के इक्वल होते हैं तीनों एंगल, इस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर उस चीज़ का इस्तेमाल करें तो मेजरमेंट एंगल A प्लस मेजरमेंट एंगल B प्लस मेजरमेंट एंगल C, और ये तीनों हो जाएंगे 180 डिग्री के। तो एंगल C मालूम करना है, तो मेजरमेंट एंगल C जो है इधर लिख लिया, और इधर 180 डिग्री मौजूद है, उधर से मेजरमेंट एंगल A आया तो माइनस का हो गया, मेजरमेंट एंगल B आया तो वो भी माइनस का हो गया। वैल्यूज पुट करें तो मेजरमेंट एंगल C वैसे का वैसा 180 डिग्री, एंगल A क्वेश्चन में 60 डिग्री का है तो 60 डिग्री लिख लिया, और एंगल B जो है 90 डिग्री का है तो 90 डिग्री लिख लिया। तो मेजरमेंट एंगल C इक्वल्स कितना आ जाएगा, 90 और 60 कितना होगा 150, ठीक है। तो 180 डिग्री है और इसमें से 150 डिग्री निकाल दो, तो पीछे मेजरमेंट एंगल
सी जो है हमारे पास 30 डिग्री आ गया। ठीक है, तो यही आना था, तो हमने इसे हाईलाइट भी कर लिया। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन जो है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आसान सा था। इन फालतू चीज़ों को मिटा दीजिए। तो ये फालतू चीज़ें मिटा दी, यहाँ पे आप वैल्यूज़ भी लिख सकते हैं, क्वेश्चन मार्क भी डाल सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। तो पार्ट नंबर 5 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, इसे सॉल्व करें। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले सोल्यूशन लिखा, उसके बाद हम गिवन डेटा को देखें तो हमें सी की वैल्यू दी गई है जो कि 4 सेंटीमीटर है। इसके बाद हमें ए की भी खुद मालूम करनी पड़ेगी और तीसरी वैल्यू जो बी है उसकी भी खुद ही मालूम करनी पड़ेगी। एंगल्स की बात करें तो हमें मेजरमेंट एंगल ए क्वेश्चन में दिया गया है जो कि इस बार 30 डिग्री है, और इसके अलावा मेजरमेंट एंगल बी भी दिया गया है, स्टेटमेंट में देख सकते हैं, जो कि 90 डिग्री है। और तीसरा एंगल हम खुद मालूम करेंगे जो कि सी होगा ओबियसली, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क डाल देंगे। तो ये डेटा हो गया। फिगर बनानी होगी तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए आप। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। ठीक है, और इस साइड का नाम जो है वो बी रखते हैं, तो यहाँ पे बी रखा और इसके सामने वाले का स्मॉल बी रख दिया, तो ये 90 डिग्री हो गया। बाकी इधर आपकी मर्ज़ी है, तो हम हर क्वेश्चन में जो है इसका नाम सी रख रहे हैं, इसका नाम ए रख रहे हैं, तो यही रख लेते हैं। लेकिन आपकी मर्ज़ी है, क्वेश्चन ठीक हो जाएगा, आप ऊपर वाले का सी और नीचे वाले का ए रख सकते हैं। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो इस बार ए हमें 30 डिग्री दिया गया है, तो यहाँ पे अब आप 30 डिग्री लिख देंगे और इसके सामने वाली साइड ये ए बन जाएगी जो कि हमें मालूम करनी है, और इसके सामने वाली साइड सी बन जाएगी जो कि क्वेश्चन में 4 दिया गया है, और इसके सामने वाली जो है वो भी हमें मालूम करनी है। ठीक है, तो अब चलिए साइड्स मालूम कर रहे हैं तो स्टेटमेंट लिख लेते हैं। तो ये मैंने यहाँ पर स्टेटमेंट लिख ली। तो अब आप अपनी मर्ज़ी से चाहे तो बी पहले मालूम करिए, चाहे ए मालूम करिए, लेकिन मालूम कैसे करना होगा, सबसे पहले यहाँ पर एंगल है, इसके अकॉर्डिंगली हम मालूम कर रहे हैं साइड्स। तो इसके सामने वाली साइड जो है एंगल के ये है, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगी। ये आपके पास 90 के सामने तो हाइपोटेनस हो जाएगी, ये बेस हो जाएगी, पिछले क्वेश्चन की तरह ही। अब हमें सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर टर्न परमानेंटली ब्लैक, तो इसका सहारा लेते हुए हम साइड्स मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें क्या देखना है, जिसमें बेस मौजूद हो, तो बेस इसमें भी मौजूद है और लास्ट में 10 में भी मौजूद है, तो इन दो की मदद से ही मालूम हो जाएगी। कॉस की मदद से जो है हाइपोटेनस मालूम हो जाएगा, और 10 की मदद से जो है आपका परपेंडिकुलर इधर मौजूद है, तो परपेंडिकुलर मालूम हो जाएगा। तो वैसे ही कर लेते हैं जैसे पिछला क्वेश्चन है, सेम वैसे ही है। तो कॉस थीटा को इस्तेमाल करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे कॉस थीटा लिखा जो कि किसके इक्वल होता है, बेस डिवाइड बाय हाइपोटेनस। तो यहाँ पे बेस लिखा आपने डिवाइड बाय एच वाई पी, और ये फुल स्टॉप, हाइपोटेनस लिख दिया। इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करें तो इस बार हमें जो एंगल दिया गया है वो 30 डिग्री का दिया गया है, तो यहाँ पे आप लिख लेंगे कॉस के साथ 30 डिग्री। बेस की साइड जो है हमने उसका नाम सी रखा है, और हाइपोटेनस की साइड उसका नाम बी रखा है। ठीक है, तो साइड्स के नाम लिख के कॉस 30 किसके इक्वल होता है, तो ये रहा टेबल। इसके अंदर देखेंगे तो कॉस रहा ये, 30 रहा ये, तो ये इक्वल होता है √3 डिवाइड बाय 2 के। तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा √3 डिवाइड बाय 2, इधर आ जाएगा सी की जगह वैल्यू 4, क्वेश्चन में आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू दी गई है, और बी की अननोन है, ये हमने मालूम करनी है, तो बी लिख लेते हैं। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, तो ये क्या बन जाएगा, बी मल्टीप्लाई हो जाएगा √3 के साथ, और इधर जो है 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ। तो दोबारा से अब हमें b की वैल्यू मालूम कर रहे हैं, तो √3 दूसरी तरफ लेकर जाना पड़ेगा, तो 4 to the 8, और ये इधर से वैल्यू आई तो यहाँ पे आ जाएगा। इसको थोड़ा नीचे करके लिखते हैं ताकि हाईलाइट कर सकें। तो b इधर रह गया 4 to the 8, और √3 उधर से इधर आया, तो यहाँ पे ये ऐसे लिख दिया, और यूनिट सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर डाल दिया। तो ये मैंने b की वैल्यू हाईलाइट कर ली, b की वैल्यू मालूम हो गई। अब हम a की वैल्यू मालूम करते हैं, तो a की इसकी मदद से मालूम हो सकती है, 10 की मदद से। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं हम नाउ लिखने के बाद tan थीटा किसके इक्वल होता है, tan थीटा बराबर होता है, आप देख सकते हैं, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस के। तो ये परपेंडिकुलर लिखा शॉर्ट में, और ये मैंने बेस लिखा। थीटा जो है हमारे पास 30 डिग्री है इस बार, तो tan 30 डिग्री लिखा, और परपेंडिकुलर की साइड जो है 4 सेंटीमीटर, सॉरी परपेंडिकुलर तो ये है ना, ये हम मालूम कर रहे हैं, तो बेस 4 के है, तो इसके नाम लिखने होगा। बेस जो है वो किसके इक्वल रखा है, ए के,
सॉरी ए एक तो आदत हुई है, बेस सी के इक्वल रखा है हमने, ठीक है। तो बेस सी के इक्वल है तो ये हमने ए के इक्वल रखा है, तो ए डिवाइड बाय सी हो जाएगा। तो यस ए डिवाइड बाय सी, ठीक है। यानी बे परपेंडिकुलर जो है इसके इक्वल है, बेस इसके इक्वल है, तो उनकी जगह उनके नाम लिख दिए। 10 30 की वैल्यू देखनी होगी तो ऊपर टेबल में चलें तो ये रहा 10, ये रहा 30 और ये रहा 1/√3। तो 1/√3 लिखना होगा इधर 10 30 की जगह, तो 1/√3 इक्वल्स ए की वैल्यू जो है मालूम कर रहे हैं और बेस जो है वो 4 सेंटीमीटर है क्वेश्चन में, तो 4 लिख लिया इधर। अब हमें ए की वैल्यू मालूम कर रहे हैं, तो ये 4 इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो जब ये 4 इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये 4 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो 4 1 ज़ा 4 हो जाएगा। तो बेसिकली डायरेक्ट लिखूँ तो 4 डिवाइड बाय √3 जो है वो ए की वैल्यू आ जाएगी, जिसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं ए इक्वल्स 4 डिवाइड बाय √3 और साथ में यूनिट सेंटीमीटर। तो ए की वैल्यू मालूम हो गई, इसे मैंने हाईलाइट कर दिया। अब हमें एंगल मालूम करना है, तो यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं। तो ये मैंने हेडिंग डाल दी, टू फाइंड मेजरमेंट एंगल सी, क्योंकि ए बी जो है वो क्वेश्चन में मौजूद है। अगर आप देखेंगे ए और बी, सी हमने मालूम करना है, ठीक है। इस फालतू चीज़ों को अभी मिटा देते हैं इधर से, अब इसकी ज़रूरत नहीं है, तो ये गया मिट। तो यहाँ पर हम रूल का इस्तेमाल करेंगे, तो मेजरमेंट एंगल ए प्लस मेजरमेंट एंगल बी प्लस मेजरमेंट एंगल सी बराबर होता है 180 डिग्री के। अब मेजरमेंट एंगल सी मालूम करना है, तो मेजरमेंट एंगल सी इधर रहने देते हैं, बाकी को उधर ले जाते हैं। तो 180 डिग्री माइनस मेजरमेंट एंगल ए माइनस मेजरमेंट एंगल यहाँ पर आ जाएगा बी। आगे चले तो मेजरमेंट एंगल सी जो है वो 180 डिग्री, एंगल ए जो है 30 डिग्री के इक्वल है, एंगल बी जो है वो 90 डिग्री के इक्वल है। तो मेजरमेंट एंगल सी इक्वल्स, और ये कितना हो जाएगा 90 और 30 120, 180 में से 120 गया तो 60 बच गया पीछे, तो ये 60 डिग्री। तो इस तरह से ये एंगल भी मालूम हो गया, तो एक एंगल और 2 साइड्स मालूम हो गई, क्वेश्चन ये ख़त्म हो गया। अगले की तरफ चलते हैं। तो पार्ट नंबर 6 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, इसे सॉल्व करें तो सबसे पहले सोल्यूशन लिखेंगे, उसके बाद साइड्स का जिक्र करें। तो ए साइड है जो कि कितनी है 6 सेंटीमीटर, इसके बाद बी साइड दी गई है जो कि कितनी है 10 सेंटीमीटर, इसके बाद हमें थर्ड साइड सी जो है खुद ही मालूम करनी होगी। इसके अलावा एंगल्स की बात करें तो मेजरमेंट एंगल बी की वैल्यू दी गई है स्टेटमेंट में 90 डिग्री, बाकी दो जो है आपको खुद ही मालूम करने होंगे। तो एंगल ए भी मालूम करना है अब आपको, और एंगल सी जो है वो भी मालूम करना है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में आपको एक साइड और 2 एंगल मालूम करने हैं। तो चलिए फिगर ड्रॉ करते हैं, और इसके बाद इसके नाम लिखने की बात आएगी। तो यहाँ पर बी नाम लिखिए और इधर स्मॉल बी डाल दीजिए, और बी की वैल्यू 10 है इधर। और इसके अलावा यहाँ पे आपकी मर्ज़ी है, जैसे कि हम सी और ए लिख रहे हैं इस तरह से ही कर लेते हैं, इन नाम से फ़र्क नहीं पड़ता, तरीका आपको आना चाहिए। अब हमें एक और साइड दी गई है ए, ठीक है। तो ए कौन सी होगी, ए साइड ये होगी, तो ए जो दिया गया है वो 6 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। और सी साइड जो है वो ये होगी, ये हमें मालूम करनी है। तो चलिए सबसे पहले साइड मालूम करते हैं। तो साइड मार्क कैसे मालूम होगी, आप लोगों को पता है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर अगर 2 साइड्स दी गई हों तो तीसरी आप मालूम कर सकते हो पाइथागोरस थ्योरम की मदद से, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखते हैं। तो ये मैंने स्टेटमेंट लिख ली बाय पाइथागोरस थ्योरम, और पाइथागोरस थ्योरम की सामने अगर देखें तो इसमें बस हाइपोटेनस का पता होना चाहिए। तो 90 के सामने वाला हाइपोटेनस होता है, तो बी हमारे पास हाइपोटेनस होगा। तो यहाँ पे बी का स्क्वायर लिख लेंगे, उसके बाद ए का स्क्वायर, बाकी 2 साइड्स जो हैं उनको स्क्वायर सम करना है, तो तरतीब से फ़र्क नहीं पड़ता। तो बी की वैल्यू दी गई है इधर 10, तो 10 का स्क्वायर बन जाएगा। उसके बाद ए की वैल्यू जो है वो भी दी गई है, तो 6 का स्क्वायर बन जाएगा। और सॉरी यहाँ पर सी लिखना था, मैंने गलती से बी लिख दिया, तो यहाँ पे सी स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो सी की वैल्यू नहीं दी गई, तो इसको वैसे का वैसा लिख लेंगे। तो 10 का स्क्वायर 100 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, और सी स्क्वायर वैसे का वैसा रहेगा। 36 इधर आ जाएगा तो 100 माइनस 36 हो जाएगा, और इधर सी स्क्वायर वैसे का वैसा रह जाएगा। फर्दर आगे चलें तो 100 में से 36 गए तो
64 बच जाता है पीछे, तो यहाँ पे आप 64 लिख देंगे और इधर सी स्क्वायर आ जाएगा। तो अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √4 स्क्वायर रूट और इधर खाली सी बच जाएगा। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर सी के ऊपर से ख़त्म हो गया। अब 64 का स्क्वायर रूट कैलकुलेटर से भी मालूम कर सकते हैं, छोटी वैल्यू है तो देखिए 8 द 64 होता है, तो ऐसे कट जाता है। तो यहाँ पे चलो मैं लिख देता हूँ ऐसे। ठीक है, एक स्टेप हो जाएगा, तो पीछे 8 बच जाएगा सी। ठीक है, तो जिसको आप कैसे लिख सकते हो, या इसको नीचे ही लिख देता हूँ। तो C इक्वल्स आ गया 8 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास जो है C की वैल्यू आ गई। C की वैल्यू आने के बाद अब हमें साइड्स मालूम करनी है, तो हेडिंग डाल लेते हैं। तो ये मैंने हेडिंग डाली टू फाइंड एंगल्स। तो सबसे पहले कौन सा एंगल मालूम करें, एंगल C मालूम कर लेते हैं। ठीक है, तो एंगल C मालूम करेंगे तो सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टर्न परमानेंटली ब्लैक। ठीक है, वैसे तो आपके पास तीनों वैल्यू है, आप इन तीनों में से कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं सी की वैल्यू मालूम करने के लिए, लेकिन क्वेश्चन में जो वैल्यू दी गई हैं उन्हीं को इस्तेमाल, सॉरी टर्न परमानेंटली ब्लैक था, तो क्वेश्चन में जो वैल्यूज़ दी गई हैं उन्हीं को इस्तेमाल कर लेते हैं हम। जैसे कि क्वेश्चन में कौन सी दी गई है, एक ये और एक ये। ठीक है, तो अब हम इनके नाम भी रखेंगे। तो हम सी को मालूम करने जा रहे हैं, तो इसके सामने वाला जो है हमारे पास क्या कहलाएगा, जो एंगल मालूम कर रहे होते हैं या जिसकी वैल्यू दी गई होती है उसके सामने वाला परपेंडिकुलर, ये जो है आपके पास हाइपोटेनस कहलाएगा, और ये बच गया तो बेस कहलाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, देखते हैं कि बेस और हाइपोटेनस किस में है। बेस और अगर हाइपोटेनस को फॉलो करूँ तो बेस और हाइपोटेनस इसके अंदर मौजूद है, तो इससे मालूम कर लेते हैं कॉस से। तो अगर कॉस से मालूम करने जा रहे हैं तो यहाँ पे लिख लेते हैं मेजरमेंट एंगल सी मालूम करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले सी तो लिखा ही नहीं, ये सी लिख लिया और मेजरमेंट एंगल सी डालने के बाद क्वेश्चन मार्क डाल दीजिए। ठीक है, अब ये कैसे मालूम होगा, आप कॉस की मदद से मालूम कर रहे हैं, तो कॉस अब एंगल की जगह या थीटा की जगह आप क्या लिख देंगे, मेजरमेंट एंगल सी इक्वल्स कॉस किसके बराबर होता है, बेस डिवाइड बाय हाइपोटेनस। तो यहाँ पे आ जाएगा बेस डिवाइड बाय हाइपोटेनस। उसके बाद जो है इनकी साइड्स के नाम लिख दो। बेस को हमने किसके इक्वल रखा है, ए के, और हाइपोटेनस को बी के। ठीक है, तो a डिवाइड बाय बी आ जाएगा। तो यहाँ पर मेजरमेंट एंगल C ओनली रह जाएगा, कॉस उधर से इधर आके कॉस इन्वर्स बन जाएगा, और बेस जो है उसका नाम हमने क्या रखा था, a, तो यहाँ पे आ जाएगा a डिवाइड बाय हाइपोटेनस का नाम b था, तो b आ जाएगा। ठीक है, तो मेजरमेंट एंगल C इक्वल्स कॉस इन्वर्स, a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, a की वैल्यू 6 है और b की वैल्यू 10 है, तो a की वैल्यू लिख लिया 6 और b की वैल्यू लिख लिया 10। अब इसको कैसे मालूम करेंगे, कैलकुलेटर से मालूम कर लेते हैं। तो ये आ गया हमारे पास कैलकुलेटर, 6 डिवाइड बाय 10 है, तो 6 डिवाइड बाय 10 किया, 0.6 आ गया। इसके बाद शिफ्ट का बटन दबाइए, मैंने पहले से दबा रखा है। तो कॉस इन्वर्स मालूम करना है, तो वो आ गया 53.13, तो 53.1 लिख सकते हैं क्योंकि आगे 3 है, राउंड ऑफ हो जाएगा। तो यहाँ पे मेजरमेंट एंगल C जो है वो कितना आया, 53.1 डिग्री। ठीक है, तो एंगल C हमारे पास आ गया, बाकी एक एंगल रह गया, वो अब हम इजीली मालूम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा नाउ लिखने के बाद तीनों एंगल, मेजरमेंट एंगल A प्लस मेजरमेंट एंगल B प्लस मेजरमेंट एंगल C, ये तीनों को एंगल मिलाएं 180 डिग्री बनता है। ठीक है, तो अब हमें B की वैल्यू क्वेश्चन में 90 डिग्री दी गई है, C की अभी मालूम की है, तो A रह गया। ठीक है, तो A को मालूम करना है, तो इसको ऊपर करते हैं थोड़ा सा, और यहाँ पे रह जाएगा मेजरमेंट एंगल A इक्वल्स 180 डिग्री माइनस मेजरमेंट एंगल B माइनस मेजरमेंट एंगल C, ये दोनों माइनस कर देंगे तो मेजरमेंट एंगल A जो है वो कितना आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस 53.1 डिग्री। ठीक है, तो मेजरमेंट एंगल A इक्वल्स आ जाएगा। तो कैलकुलेटर चाहिए, तो ये आ गया हमारे पास कैलकुलेटर, 180 माइनस 90। ठीक है, तो 90 बच गया और 90 में से माइनस कर दो 53.1, तो 53.1, तो पीछे आ जाएगा 36.9। तो यहाँ पे एंगल A जो है 36.9 आ जाएगा, 36.9। तो ये मैंने इसे हाईलाइट भी कर लिया, तो दो एंगल मालूम कर लिए और एक साइड मालूम कर ली। ठीक है, बाकी सब चीज़ें आपको पता थी, तो इसको मिटा देते हैं, ये गया मिट। तो इस तरह से ये क्वेश्चन ख़त्म हुआ।